प्यारे बच्चों, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। तो हम लोग आज इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं जो आपका एग्ज़ाम होने वाला है 18 फरवरी, 20 फरवरी और 21 फरवरी, यानी कि साइंस सोशल मैथ की जो एग्ज़ाम होने वाली है, इसकी एक खास वीडियो इसमें पढ़ने वाले हैं। एक खास क्वेश्चन, ठीक है ना, काफ़ी मज़ेदार का है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और हमें उन प्रश्नों को पढ़ना है बच्चों जो परीक्षा में पूछा जाएगा, ठीक है ना। सवाल तो ढेर सारा है, किताबों में, गाइडों में भरा भरा सवाल है, ढेर ढेर सारा सवाल है। तो हमें उतने सारे सवालों को पूरा करने की आवश्यकता नहीं है। अब एग्ज़ाम का टाइम करीब है तो हमें उन प्रश्नों को ज़्यादा पढ़ना है जो एग्ज़ाम के लिए ज़्यादा फ़ायदामंद होगा, एग्ज़ाम में ज़्यादा इम्पोर्टेंट, एग्ज़ाम में आने की जो जिसकी ज़्यादा संभावना है, उन सभी प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, क्लियर है। आवाज़ जा रही सबका? एक मिनट। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं क्लास को। और आप सारे बच्चों को कहना भाई, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ये मेरा मोबाइल नंबर है। इस मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हाय हेलो कीजिए, व्हाट्सएप नंबर पे जुड़ जाएंगे। किसी को कोर्स चाहिए तो कोर्स भी में भी आपको ज्वाइन हो जाएगा, ठीक है ना। किसी प्रकार का आपको हेल्प चाहिए, इस नंबर पे आप लोग कॉन्टेक्ट कर लीजिएगा, ठीक। बुक के लिए कॉल कीजिए या किताब के लिए या कोर्स के लिए, ठीक है ना। किसी प्रकार की सहायता के लिए ग्रुप में जुड़ना है, इस नंबर पर आप लोग कॉल कीजिए या व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए और बोलिए मुझे ग्रुप में ऐड कर देना है, ये है वो है, तो आपको हेल्प मिल जाएगा। ओके, टाइमिंग रहेगा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे के बीच में आपको कॉल करना होगा, ठीक है ना। तो पॉसिबल है कि आपका कॉल उठ जाए और आपसे बात हो जाए, ठीक है ना। ओके खांसी भी मुझे परेशान कर रही है। आइए तो पहले हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे साइंस का क्वेश्चन। आज स्क्रीन वाइट रहेगा, ठीक है ना, आज स्क्रीन आपको वाइट वाइट दिखेगा। तो हम लोग भाई यहाँ पे साइंस का क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। ओके, 16 फरवरी कहाँ से होगा भाई? आज 16 फरवरी है क्या? आपका एग्जाम है 17 फरवरी से ना? 17 फरवरी से 17 से है, 17, 18, 19, 20, 21, इस तरह से एग्जाम है शायद है। ओके, चलिए तो पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे और बहुत जल्दी आपकी मॉर्निंग में भी क्लास शुरू होने वाली। वहाँ पे मॉर्निंग वाली क्लास में आपको सब्जेक्टिव का लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन, जो गेस क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो सुबह करने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। अभी शाम का टाइम है तो आप लोग 6 बजे, टाइम तो ऐसे 6:30 बजे है, लाइव क्लास चलती है, लेकिन अब आज मैं देखिए 7 बजे क्लास शुरू किया हूँ, लेट मैं ही खुद हो गया हूँ। तो आप लोग ये नंबर पर जब जुड़े रहेंगे ना, ग्रुप में जब जुड़े रहोगे तो ग्रुप में आपको मैसेज चल जाएगा क्लास का। और आप लोग व्हाट्सअप चैनल, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं, घंटा का बटन दबा लीजिए, बेल आइकन दबाइएगा तो मैसेज चल जाएगा मोबाइल में, क्लास चालू होगी। आइए फटाक से एकदम ऑन द टाइम आप आ जाओगे। पहला क्वेश्चन है बच्चों कि लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा पाया जाता है। लिंग गुणसूत्र का पूर्ण जोड़ा किसमें पाया जाता है? पुरुषों में, स्त्रियों में, पुरुषों स्त्री दोनों में। तो पूर्ण जोड़ा होता है स्त्री में। किसको होता है? स्त्री में होता है। यानी कि देखो, स्त्री में, पुरुष में जो 22वां जोड़ा होता है, मतलब 22 तक बोले आप, 22 तक जो है दोनों में एक्स एक्स दोनों होता है। इस पुरुष में भी एक्स एक्स होता है और महिला में भी होता है। लेकिन जो 23वां जोड़ा होता है, जो 23वां नंबर पर होता है, पुरुष में एक्स वाई होता है और महिला में 23वां जोड़ा एक्स एक्स ही होता है। तो पूर्ण जोड़ा किस में होता है? महिलाओं में होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पढ़ते हैं, पौधों में भोजन किस रूप में जमा होता है? पेड़ पौधों में जो भोजन जमा होता है वो स्टार्च के रूप में जमा होता है बच्चों, जिसको मंड कहते हैं। क्या? मंड। और ये भोजन बनाते कैसे? ये भोजन बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण से। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण से भोजन अपना ग्रहण करते हैं, भोजन को बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण में पता ही है, कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए वायुमंडल से, सूरज से रोशनी चाहिए उसको, और जमीन से जल चाहिए, और उसके पास क्लोरोफिल है। इन चारों को मिलाकर अपना भोजन तैयार करते हैं और दबा के खाते हैं, ठीक है ना। तभी तो हमेशा देखिए हरा भरा रहते हैं। ऐसे ही हमें भी ग्रीन चीज़ खाना चाहिए, हरे भरे रहेंगे हम लोग। नेक्स्ट है, कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? ट्रिप्सिन एक एंजाइम है जो हमारे पेट में पाया जाता है, ठीक है ना। इसका काम क्या है? वसा का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का पाचन, प्रोटीन का पाचन। ट्रिप्सिन एंजाइम जो है प्रोटीन का पाचन करता है, ठीक है ना। ये ट्रिप्सिन एंजाइम कहाँ से निकलता है, कहाँ से स्रावित होता है? कहाँ से स्रावित होता है? तो ये होता है अग्नाशय से। ये कहाँ से होता है?
अग्नाशय से ये एंजाइम निकलता है। अग्नाशय से, कहाँ से निकलता है? तो अग्नाशय से निकलता है। वसा का पाचन कौन करता है? तो लाइपेज एंजाइम, याद है आपको? लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन कौन करता है? एमाइलेज एंजाइम। एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। ठीक है ना? क्लियर? वेरी नाइस, बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है बच्चों कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है? लीजिए, अभी मैं बता ही रहा था, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ गया भाई। वसा पर क्रिया कौन करता है बच्चों? लाइपेज एंजाइम जो है वसा को पचाता है। देखिए, पेप्सिन और ट्रिप्सिन ये दोनों है जो प्रोटीन का पाचन करता है। पेप्सिन ट्रिप्सिन, शर्त इतना है कि पेप्सिन जो है अमाशय में, पेप्सिन अमाशय में निकलता है और ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय में। ठीक है ना? ट्रिप्सिन अग्नाशय में। पेप्सिन जो रस है अमाशय में अमाशय से स्रावित होता है। ठीक है? और जो है ट्रिप्सिन जो है अग्नाशय से निकलता है। ठीक है? वेरी नाइस। चलिए अगला सवाल देखिए प्यारे बच्चों कि सभी हरे पौधे होते हैं, जितने सारे हरे पौधे वो क्या होते हैं? स्वपोषी, मृतजीवी, मृतपोषी, परजीवी। जितने हरे हरे पौधे होते हैं वो भाई अपना भोजन खुद बनाते हैं, किसी और पे डिपेंड नहीं रहते। हमारे जैसा नहीं है कि जब तक हम चावल नहीं, धान नहीं रोपेंगे चावल नहीं मिलेगा हमें, ऐसा नहीं भाई, है ना? तो पेड़ पौधों, जब तक सूरज चांद रहेगा पेड़ पौधे जिंदा रहेंगे। ठीक है ना? तो मतलब धरती है जिंदा है, जल मिलते रहेगा, पानी रहेगा, सूरज रहेगा, और तो वायुमंडल में तो कार्बन डाइऑक्साइड भी भरा हुआ ही है। तो पेड़ पौधा भाई एकदम मस्त है। तो ये अपना भोजन खुद बनाते हैं, स्वपोषी हो गए। मृतजीवी, मृतपोषी कौन होते हैं? जैसे कवक हो गया, ये मरे हुए चीज को खा लेते हैं भाई। हालांकि पौधा की बात करें तो यहाँ पे कौन हो जाएगा? क्या बोलते हैं? मृतजीवी, मृतजीवी पादप की बात करें बच्चों तो कौन हो जाएगा? अरे उसको बोलते हैं क्या, कुकुरमुत्ता या कुछ और नाम इसका है, क्या होता है उसका? देखो नाम जहन से निकल जा रहा है, जो छाता के जैसा बना होता है। कमेंट करो, कमेंट करो, जहन से देखो निकल रहा है। और परजीवी तो अमरबेल हमको याद है, अमरबेल वो जहन से निकल गया। अमरबेल जो है परजीवी है, यानी कि ये खुद भोजन नहीं बनाता है, किसी और पे डिपेंड रहता है, ये परजीवी है। ठीक है ना? अमरबेल। और मृतपोषी है, उसका नाम क्या? मशरूम, मशरूम नाम है। गोबर छत्ता सही बात है, मशरूम, मशरूम नाम है बच्चा, या गोबर छत्ता भी कहते हैं, गोबर छत्ता भी कहते हैं, सही बात है। ये दोनों देखिए सब पादप ही है, लेकिन ये पादप जो है मरा हुआ चीज को खाता है, और ये अमरबेल जो है परजीवी। अमरझेल बेल बोलिए या कीटभक्षी बोलिए, कीटभक्षी पौधा, कीटभक्षी या एक पीचर प्लांट भी इसको बोलते हैं, पीचर प्लांट, पीचर प्लांट। ये सब जो है कीड़े मकोड़ों को खा लेते हैं। ठीक है? अगला है क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? जो क्लोरोफिल होता है पेड़ पौधों में, जिसके वजह से उसका रंग क्या होता है? हरा हरा होता है। क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? हरा हरा होता है। ये क्लोरोफिल कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है क्लोरोप्लास्ट में। कहाँ? क्लोरोप्लास्ट में, क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल पाया जाता है। क्लोरोफिल का कार्य क्या है? क्या काम करता है क्लोरोफिल? तो ये भाई प्रकाश, प्रकाश का अवशोषण करता है, प्रकाश का अवशोषण करता है ना। क्लोरोफिल प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है। ठीक है? अगला है मैग्नीशियम पाया जाता है। मैग्नीशियम कहाँ पाया जाता है? तो क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में, वर्णिल लवक में। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में पाया जाता है। तो क्लोरोफिल में जो तत्व है मैग्नीशियम, वो जो है ना, क्लोरोफिल में जो मौजूद जो तत्व है वो क्या है? मैग्नीशियम है। लाल रक्त कण क्यों दिया गया है? क्योंकि लाल रक्त कण में भी एक तत्व है जिसका नाम क्या है बच्चों? लोहा। लाल रक्त कण में क्या है बच्चों? लोहा है। लोहा यानी कि आयरन, और आयरन की वजह से ही हमारा ब्लड है ना लाल होता है। आयरन के कारण हीमोग्लोबिन है, और हीमोग्लोबिन के कारण हमारा ब्लड है रेड। वेरी गुड तनोली, हाँ ठीक है जी, वेरी नाइस। सारे बच्चे का कमेंट आ रहा, आमिर, अरहाम, विकास, अंजलि, भीम। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते भाई कि निम्न में से कौन सा यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में करते हैं? बहुत आसान है, ब्लड प्रेशर को मापना है तो किस यंत्र का इस्तेमाल करते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर। यही आपको याद करना है, एग्जाम में यही आएगा, है ना। अब वैसे तापमान मापने के लिए तापमान मापना है तो का बैरोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, तापमान, है ना। मैनोमीटर भी गैस है, उसका दाब मापा जाता है। खैर हमको बस स्फिग्मोमैनोमीटर ही पढ़ना है और कुछ नहीं, अभी हमको एक्स्ट्रा पढ़ना ही नहीं है। अभी एग्जाम के टाइम है ना, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं हासिल करना है। जो हमारा सिलेबस है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उसी को याद करना है, रिवाइज करना है।
कुछ नया सा क्वेश्चन हमको उतना करने की जरूरत नहीं है भाई, क्योंकि अभी पहले हमें एग्जाम देंगे, नंबर अच्छा आ जाएगा, पढ़ते रहेंगे, ठीक है ना, पूरा जिंदगी बाकी है। एक कोशिकीय शैवाल में जल का परिवहन मतलब किसके द्वारा होता है? तो जो एक कोशिकीय शैवाल है, जो एक कोशिका से मिलकर बना है ना, उसमें जो है विसरण के माध्यम से परिवहन होता है। ओके, दर्पण के सामने किसी भी दूरी पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है, तो वह दर्पण क्या है? मतलब कि एक दर्पण रखा हुआ है, मान लीजिए एक दर्पण है और इसके सामने कोई वस्तु यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है ना, तो ये जो वस्तु का फोटो बन रहा है, जो प्रतिबिंब बन रहा है, वो सीधा बन रहा है। क्या बन रहा? प्रतिबिंब सीधा बनता है, तो दर्पण क्या है? अब देखिए, आपने 3 दर्पण पढ़ा है, अवतल, उत्तल, समतल। तो देखिए, अगर बात कर ले अवतल दर्पण, तो अवतल दर्पण में आपने पढ़ा है छोटा ही बनता है, बड़ा बनता है, सीधा बनता है, बराबर बनता है, ठीक है ना, सीधा भी बनता है, उल्टा ही बनता है। तो अवतल दर्पण तो यहाँ पे होगा नहीं। केवल समतल, केवल समतल, सही बात है भाई, केवल समतल, यानी कि देखिए समतल दर्पण में वस्तु कहीं पर भी रहे हमेशा बराबर बनेगा और सीधा बनेगा, ठीक है ना। उस प्रकार उत्तल दर्पण भी एक होता है, जो हम गाड़ी के साइड मिरर में लगाते हैं, उसमें भी प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी होता है और हमेशा सीधा बनता है। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी, या तो समतल या उत्तल, है ना, यानी कि दोनों हो जाएगा, समतल उत्तल दोनों। नेक्स्ट है, प्रकाश की किरणें गमन करती है, बहुत इजी क्वेश्चन है। प्रकाश जब भी जाती है ना, सीधी रेखा में जाए। अगर ऐसे जा रही तो देखिए एकदम सीधे जाएगा, ऐसे ऐसे करके नहीं जाएगा प्रकाश, ठीक है ना, ऐसे ऐसे नहीं जाती है, ऐसे जाती है। या ऐसे आ रही है तो एकदम सीधी रेखा में आ रही है, या ऐसे जा रही है तो सीधी रेखा में जा रही है। मतलब लैंड डायरेक्शन कोई भी हो, डायरेक्शन कोई भी हो, लेकिन होगा सीधा, टेढ़ा कोबड़ा नहीं होगा, ठीक है ना। आगे, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? आपको मालूम ही है। प्रकाश के परावर्तन क्या बोल दिया जाए, या प्रकाश का अपवर्तन बोल दिया जाए। तो परावर्तन अपवर्तन दोनों का कितना नियम बच्चों? दोनों का 2 नियम है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। प्रकाश का परावर्तन क्या होता है भाई? कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। अगर आपतन कोण 60 डिग्री है तो परावर्तन कोण भी कितना होगा? 60 डिग्री है। इसको बोलते हैं ना कोण आई बराबर कोण आर, यही वाला आपसे पूछा जा रहा है। ओके, कोण आई बराबर कोण आर। 50 क्वेश्चन होगा साइंस का, तो देखते हैं कितने बच्चे क्या कर रहे हैं। प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश तरंग किसका उदाहरण है? तो प्रकाश तरंग है विद्युत चुंबकीय तरंग का, है ना, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव, यानी कि विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। समतल दर्पण द्वारा अगर फोटो बन रहा है तो वास्तविक होगा कि काल्पनिक होगा? तो भाई क्या होगा? काल्पनिक होगा, वास्तविक तो नहीं होता है, इसमें काल्पनिक फोटो बनता है। नेक्स्ट बच्चों सवाल है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के धुएं का रंग कैसा होता है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ना, NO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं का जो रंग होता है, आपने पढ़ा होगा, ब्राउन कलर होता है। कैसा होता है? भूरा भूरा रंग होता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चीनी का सूत्र देखिए, कितना मजेदार का क्वेश्चन आ गया केमिस्ट्री का। C12H22O11, ये चीनी का सूत्र है ना, चीनी का सूत्र हो गया। इस तरह C6H12O6, ये किसका है? 6, ये तो लगता है ग्लूकोज का ना, ये ग्लूकोज का सूत्र है बच्चों। CH2COOH CH2, ये तो मेथेनोइक होगा। थोड़े आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र आ गया। वेरी गुड नीरज, जसीम, हाँ जी। सल्फ्यूरिक अम्ल, यही सल्फ्यूरिक अम्ल है बच्चों, जिसका कई नाम है ना, जिसका कई नाम से हम लोग पुकारते हैं। अपनी भाषा में हम लोग तेजाब कहते हैं, है ना, तेजाब कहते हैं, बैटरी अम्ल कहते हैं। बैटरी में जो पानी होता है अंदर से, अम्ल जो होता है वो बैटरी अम्ल हो गया। बैटरी में जो अम्ल है वो बैटरी अम्ल हो गया। इसको गंधक अम्ल भी कहते हैं, गंधक अम्ल भी कहते हैं, ठीक है, गंधक अम्ल भी कहते हैं। इसको जो है अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा भी कहते हैं, अम्लों का राजा H2SO4। और ये जो अम्ल है ये सांद्र अम्ल है। कैसा अम्ल है? सांद्र अम्ल है, ठीक है ना। और परबल अम्ल है, सांद्र अम्ल भी है और परबल भी अम्ल है, स्ट्रॉन्ग परबल अम्ल है, सांद्र अम्ल है और परबल अम्ल है, ठीक है। नेक्स्ट है, कौन ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है? तो ये तो भाई बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। अवक्षेपण जो है ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं है, इसमें जो है अवक्षेपण में ऑक्सीजन का कोई उपयोग नहीं है यहाँ पे, ठीक है ना, लेकिन सब में ऑक्सीजन का उपयोग होता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग क्या कहलाता है? अगर कोई पदार्थ का योग हो रहा है, कोई क्रिया हो रहा है, ठीक है ना, और उसमें ऑक्सीजन अगर जुड़ जा रहा है, कार्बन है
और ऑक्सीजन है, और यहाँ पे जुड़ जाएगा तो हो जाएगा CO2। कार्बन और ऑक्सीजन जुड़ेगा तो क्या होगा, CO2 हो जाएगा। बाकी इसको बैलेंस कर लेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का जुड़ रहा है ना, कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया तो यहाँ पे हो गया क्या, उपचयन। इसको बोलेंगे उपचयन अभिक्रिया। बहुत अच्छा, आप सारे बच्चे आंसर देंगे, जितने सारे बच्चे हैं सब लोग आंसर कमेंट करेंगे। कमेंट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कमेंट करने के बाद ही आपको ज़्यादा अच्छा से याद हो पाता है, लगता कि हाँ भाई हम कुछ पढ़ रहे हैं। ज़रूरी है कमेंट करना, केवल देखना नहीं है, और कमेंट करना भी है, मुंह से बोलना भी है। थोड़ा थोड़ा मुंह में से बोलिए, लगे हाँ भाई पढ़ रहे हैं। बोलने से भी याद में ज़्यादा घुसेगा, दिमाग में ज़्यादा जाएगा, और फिर देखना भी है, समझना भी है, और पढ़ना भी है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास अगर होता है, यानी कि ऑक्सीजन निकलता है, तो उसको बोलेंगे अपचयन अभिक्रिया। शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, ये तो बहुत बार पढ़े हैं, उसमें छेपी अभिक्रिया हो जाएगा बच्चों। मानव में डायलिसिस थैली कौन सी है, डायलिसिस थैली, हमारे शरीर में डायलिसिस थैली कौन है। तो ये डायलिसिस जो है नाम है ना, इसको हिंदी में अपोहन कहते हैं। क्या कहते हैं, अपोहन कहते हैं, इसको अपोहन कहते हैं। तो हमारे बॉडी में डायलिसिस थैली कौन है, वो है नेफ्रॉन। नेफ्रॉन, क्योंकि नेफ्रॉन क्या करता है, नेफ्रॉन जो है उत्सर्जन का काम करता है ना जी। नेफ्रॉन उत्सर्जन का कार्य करता है, जो हमारे शरीर में जो जहरीला पदार्थ बनता है, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल, वो नेफ्रॉन के द्वारा छान करके पेशाब के माध्यम से शरीर से बाहर निकाला जाता है। तो नेफ्रॉन हमारे बॉडी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो गया। ब्लड का फिल्टर करना है ना, उत्सर्जन का कार्य। उत्सर्जन में क्या काम करेगा, यहाँ पे रक्त का फिल्टर करता है, रक्त का फिल्ट्रेशन करना, यानी कि रक्त को छानता है ये, ठीक है। और रक्त में जो मिला हुआ है जहरीला पदार्थ उसको अलग करता है। अगर किसी का किडनी खराब, नेफ्रॉन खराब मतलब किडनी खराब, तो नेफ्रॉन ही जो है, जो नेफ्रॉन मिल के ही किडनी बना है, नेफ्रॉन से ही किडनी बना है, ठीक है बच्चों। मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है, अगर एवरेज भार देखा जाए, मानव का दिमाग का एक एवरेज भार कितना होगा, किसी का 13 ग्राम है, किसी का 13.5 ग्राम है, किसी का 14, किसी का 14.5, किसी का 15, जिसका एकदम बड़ा खोपड़ा होगा तो 15 है ना, 15 ग्राम होगा। अब ऐसा नहीं है कि बड़ा दिमाग बहुत बड़ा है तो उसके पास बुद्धि भी ज़्यादा होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है ना। देखते नहीं, किसी का बहुत बड़ा एकदम आदमी है, एकदम टाइम फिश बुद्धा एकदम होया हुआ है ना, बौधा होया हुआ है, और कोई छोटा बच्चा ही है टन टन कर रहा है, तो भाई दिमाग छोटा वाला रहने से कुछ नहीं होगा। हाँ, ये असर पड़ता है थोड़ा थोड़ा, सेरिबरम छोटा बड़ा होगा तो दिक्कत है, तो सेरिबरम तो छोटा सा होता ही है यार, है ना। ये खोपड़ी छोटा बड़ा से मतलब नहीं है, सेरिबरम छोटा बड़ा नहीं होना चाहिए, सेरिबरम बड़ा होगा तो ज़्यादा बुद्धि रहेगा, ठीक है ना। तो लगभग 1.4 kg का होता है, 1400 ग्राम। दो तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो दो तंत्रिका कोशिका के जो बीच का खाली भाग है ना, उसको कहते हैं सिनेप्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत रिपीट हुआ ये वाला। ऑक्सिन क्या है, ऑक्सिन एक हार्मोन है, और ये हार्मोन जो है ना पाया जाता कहाँ, ऑक्सिन जो है ये पादप हार्मोन है। क्या है, पादप हार्मोन है। देखिए ऐसा सवाल भी आता है, और इसका काम क्या भाई, इसका काम है वृद्धि करना, पौधा का वृद्धि करना, इसको वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, ऑक्सिन को वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, हमारे ब्लड में जो शुगर है उसका लेवल कंट्रोल करना कौन करता है, कंट्रोल। तो इसका लेवल कंट्रोल करता है कौन, इंसुलिन, इंसुलिन कंट्रोल करता है। अगर ये लेवल कंट्रोल नहीं होगा, ठीक है ना, इसकी अगर कमी हो जाएगी, इंसुलिन की कमी हो जाएगी, तो रक्त शर्करा का होगा बढ़ जाएगा। जब बढ़ जाएगा तो इसकी कमी से हो जाएगा एक बीमारी, जिसको कहते हैं, क्या बोलते हैं, डायबिटीज कहते हैं, मधुमेह बोलते हैं हिंदी में, मधुमेह, है ना, डायबिटीज, डायबिटीज बीमारी, ठीक है ना। जानते भी हैं बूढ़ा लोग का अक्सर हो जाता है शुगर बीमारी, है ना, बार बार पेशाब लगना और थकान हो जाना, प्यास लगना खूब, ऐसा कुछ इसका लक्षण देखने को मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उपचयन वह प्रक्रिया है, उपचयन क्या होता है, उपचयन में ऑक्सीजन का योग होता है, सही बात है। हाइड्रोजन का वियोग होता है, बिल्कुल सही बात है। इलेक्ट्रॉन का त्याग होता है, बिल्कुल सही बात है, ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। जब हम श्वसन करते हैं उष्मा निकलता है, उसको बोलते हैं उष्मा छेपी। देखिए हालांकि उपचयन भी होता है, क्योंकि श्वसन में ऑक्सीजन का योग भी होता है,
लेकिन अगर ऐसे ऑप्शन दिया रहे तो हम तो सजेस्ट करेंगे कि उसमें 6 पे टिक लगाइएगा, है ना, ना रहे तो उपचयन को टिक लगाइएगा। प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना हुआ है? ये जो हमारा वातावरण में जो बैलेंस बना हुआ है, इस वातावरण में जो ऑक्सीजन का बैलेंस बना हुआ है, हम देख रहे हैं जब से पैदा हुए सांस ले रहे हैं, ऑक्सीजन ले रहे हैं, और बीच में कभी कभी गड़बड़ भी होती है, वायुमंडल खराब होता है तो बोलता है ना भाई CO2 का लेवल बढ़ते जा रहा। तो ये जो लेवल, जो एक बैलेंस हमारा बना हुआ है धरती पे, ये प्रकाश संश्लेषण की वजह से बना हुआ है, ठीक है। जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात कितना होता है? तो कभी जल बोल देता है, कभी अमोनिया बोलता है, कभी कुछ और बोल सकता है, ठीक है। हाँ, कभी कुछ और बोल सकता है। तो यहाँ पे देखिए जल बोला गया H2O। देखिए बहुत ध्यान समझ लीजिए इसको। तो H2O में हाइड्रोजन का परमाणु बोला गया, क्या बोला गया? परमाणुओं की संख्या। ये H2 मतलब क्या हुआ? हाइड्रोजन का 2 परमाणु यहाँ पे है, यहाँ पे कुछ नहीं तो समझिए 1 लिखा हुआ है, तो हाइड्रोजन का 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 परमाणु, तो 2 1 हो जाएगा। अगर अमोनिया बोल देगा, देखिए लिख देगा हिंदी में अमोनिया, तो अमोनिया हिंदी में लिख देगा तो कैसे पहचानिएगा? इसका फॉर्मूला याद रहेगा। अमोनिया को बोलते हैं NH2, क्या बोलते हैं? NH2। अब बोलिए इसका अनुपात क्या होगा? वैसे ही बोल देगा कार्बन डाइऑक्साइड का, बताइए भाई कार्बन डाइऑक्साइड का, तो कैसे बनाइएगा? ठीक है, तो मालूम होना चाहिए। देखिए नाइट्रोजन यहाँ पे 1 है, हाइड्रोजन 2 है, तो 1:2 हो जाएगा। यहाँ पे कार्बन 1 है, ऑक्सीजन 2 है, तो 1:2 हो जाएगा। तो ये होता है। अगर आपसे बोल देगा कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का अनुपात बताइए, CaCO3 में कैल्शियम, कार्बन, ऑक्सीजन का अनुपात कितना है? तो देखिए कैल्शियम कितना है? 1 है, और कार्बन का परमाणु 1 है, ऑक्सीजन का परमाणु 3 है। तो ऐसे आपको बनाने आना चाहिए। तो सवाल, हाँ एक्वारेजिया आपने पढ़ा है, एक्वारेजिया सवाल आता है। एक्वारेजिया में क्या होता है? 3HCl होता है प्लस HNO3 होता है, ठीक है ना। तो HCl 3 भाग हो गया और HNO3 जो 1 भाग हो गया, तो ये हो गया एक्वारेजिया। एक्वारेजिया ये भी क्वेश्चन आता है। तो एक्वारेजिया में ये अनुपात होता है 3:1, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है? AgI सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है बच्चों, बताइए। तो इसका रंग बोलिएगा पीला होता है। कैसा होता है? पीला होता है। और सिल्वर क्लोराइड का रंग होगा सफ़ेद, AgCl। सिल्वर क्लोराइड का रंग कैसा होगा? सफ़ेद होगा, ठीक है। हरा रंग किसका होता है आपको पता है? फेरस सल्फेट का, FeSO4 का × 7H2O। फेरस सल्फेट का रंग हरा होता है। नीला रंग किसका होता है? नीला रंग होता है कॉपर सल्फेट का, CuSO4 × 5H2O। इसका रंग कैसा होता है? नीला होता है। आप लोग कमेंट करके बताइए CaOCl2 इसका रंग कैसा होता है? देखता हूँ कौन बच्चे बताएंगे। CaOCl2 का रंग कैसा होता है? चलिए बहुत अच्छा, विक्की, सईदा, आदर्श, नीरज, सिमरन, नेहा, ठीक है, अकीदा, गुड़िया, वेल डन, सारे बच्चे बता दीजिए। अमोनिया का सॉरी, अमोनिया का NH3 होगा ना। एक मिनट गलती लिख दिया जी। अमोनिया का NH3 होगा जी, गलती में लिख दिया, NH3 होगा। हाँ हाँ, NH3 होगा, ठीक है ना। अमोनिया का NH3 तो 1:3 हो जाएगा, सॉरी NH3 होता है। बताइए CaOCl2 का रंग कैसा होता है? हाँ वेरी गुड, बहुत अच्छा। CaOCl2 यस, ब्राउन, ग्रे, सब कलर बता दो भाई पूरा। बैजानी पिनाला बोल दो भाई तुम, है ना, बैजानी पिनाला ही बोल दो भाई, पूरा कलर आ जाएगा। कोई ना कोई तो एक आना ही आंसर में है, ठीक है ना। तो ये एक्चुअली क्या है भाई, आपको पढ़ा ना, ये CaOCl2 ये ब्लीचिंग पाउडर है भाई, है ना। ब्लीचिंग पाउडर आपने देखा है, ब्लीचिंग पाउडर आपने अक्सर देखा होगा नली में, गली में, नाला के किनारे छिड़ता है पाउडर, ताकि कीटाणु, जीवाणु जो भी है, वो वायरस, जो भी गंदगी है, वो कीड़ा वगैरह मर जाए। तो इसका रंग सफ़ेद होता है बच्चों, ऐसा होता है, सफ़ेद होता है, ठीक है। तो ऐसे भी कुछ भी सवाल दे सकता है, कुछ इसका भला नहीं है। अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है? लवण है, लवण बनता है, HCl है, ठीक है ना, और HNO3 है, NaOH है, क्षार है, ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा? देखिए NaCl बन जाएगा, NaCl बन जाएगा, और H2O बन जाएगा पानी। तो HCl हो गया अम्ल, ठीक है ना। NaOH क्या है? क्षार है, और NaCl हो जाएगा लवण, और ये है जल। तो ऑप्शन में लवण दिया हुआ है ना, तो लवण को टिक कर दीजिएगा। अगला है कौन भस्म नहीं है? अब भस्म को कैसे पहचानेंगे?
भस्म को आप क्षार भी बोल सकते हैं, क्योंकि जो जल में घुलता है वही क्षार कहलाता है। तो लगभग दोनों का सेम फॉर्मूला है, ठीक है ना। अब देखिए जो भी क्षार होगा उस क्षार में आपको मालूम है ना OH हाइड्रो ऑक्साइड आयन होता है। क्षार को यानी कि भस्म को जब पानी में घोलते हैं तो OH आयन निकलता है, हाइड्रोक्साइड आयन निकलता है। तो जो भी भस्म का फॉर्मूला रहेगा सब में OH लगा रहेगा, तो ये पहचानने का तरीका हो गया। अभी इस ऑप्शन में देखिए NaOH है ना, तो ये क्या हो गया, भस्म हो गया। अब भाई यहाँ पे और क्या देख सकते हैं, NaCl देखिए, अच्छा है ना, NaCl क्या है, अच्छा कौन भस्म नहीं है, उल्टा, अरे सॉरी कौन भस्म में नहीं है बोला गया है, तो NaCl ये लवण है, वो तो मैं उल्टा बोल दिया। तो देखिए OH भस्म है, इसके अलावा जो है देखिए NO2 सोडियम कार्बोनेट, इसका जो गुण है, जो इसका जो नेचर है क्षारीय प्रकार का है। कैल्शियम ऑक्साइड, इसका भी नेचर क्या होता है, क्षारीय प्रकार का होता है। तो कुछ ऐसा भस्म होता है जिसमें OH लगा होता है, सब में नहीं बोल सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन ये अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, NaCl क्या है, लवण है। NaCl क्या बच्चों, लवण है। चलिए वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है, जल में घुलनशील भस्म कहलाते हैं। देखिए अगर भस्म को पानी में घोल देंगे उसको क्या बोलेंगे, क्षार बोलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, पढ़ने में अच्छा लग रहा है, सारे बच्चे बताइए, पढ़ने में मज़ा आ रहा है भाई। पढ़ने में जब मज़ा आ रहा है तो प्यार से, मोहब्बत से, उल्फत से, है ना, एकदम ये वाला दिल आप दे दीजिए, हाँ हम ही को दे दीजिए, हम अच्छा संभाल के रखेंगे आपका दिल। लाइक कर दीजिएगा, ठीक है ना, लाइक कर दीजिएगा तो आपका दिल मेरे पास आ जाएगा, ठीक है ना। संभाल के रखेंगे, टेंशन नहीं लीजिए, कुछ नहीं होने वाला है। हार्ट अटैक तो नहीं देंगे होने के लिए, है ना, हार्ट अटैक होने नहीं देंगे। आप बस लाइक करके अपना दिल हमको दे दीजिए, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। तो अपना दिल हमको दे दीजिए। आजकल देखिए हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा केस आ रहा है, हार्ट अटैक से बचना है तो वीडियो को लाइक करो भाई थैंक यू सो मच। चलिए आगे देखते हैं, समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है। समतल दर्पण भाई इसका तो नेचर ही ऐसा होता है कि जितना दूर वस्तु है उसका साइज के अनुसार से फोटो बनता है। तो इसका लिमिट नहीं है कि वस्तु कहाँ पे रहेगा तब फोकस कहाँ होगा। ये दाएं रहे चाहे बाएं रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, फोकस दूरी क्या रहेगा, अनंत बनेगा। ओके, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। अब दाढ़ी बनाने वाला दर्पण बोल दिया जाएगा या हजामती दर्पण, है ना जी, या बोलेगा हजामती दर्पण कौन है, हजामत में, या तो सैलून में कौन सा दर्पण इस्तेमाल करते हैं, तो वो अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। काहे करते हैं भाई, एक सवाल आता है कि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का इस्तेमाल काहे करते हैं, क्यों किया जाता है, तब बोल दीजिए आंसर। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा तो लिखा जाएगा ना, आप बोलिएगा क्योंकि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक तो लगभग बनता ही है ना, वास्तविक सीधा उल्टा बनता है। साथ है मेन पॉइंट इसका है कि अवतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा भी बनता है। तो बड़ा आकार को बड़ा देखने के लिए जो है ना इसका इस्तेमाल करते हैं, दाढ़ी बड़ा बड़ा दिखे उसका। किसी कार के अग्रदीप में, अग्रदीप मतलब क्या होता है, हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, प्रयुक्त दर्पण कौन सा है। कार के हेडलाइट में जो दर्पण लगा होता है, देखते हैं कभी रात में ड्राइविंग किए हैं जी, बाइक वगैरह चलाए होंगे लड़का लोग यहाँ पे तो बहुत सारा होगा, मोटरसाइकिल वगैरह चलाए होंगे, तो भाई रात में चलाते हैं, देखते हैं फोकस मारता है, एकदम ऐसा जलाता है वो वाला हेडलाइट, एकदम आँख चौंधिया जाता है। तो वो जो लाइट है ना एकदम सीधा मारता, फोकस होता है ना, तो वो है ना अवतल दर्पण की वजह से ऐसा होता है। इस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में करते हैं, यानी कि पीछे देखने वाला दर्पण। एक तो ड्राइवर के साइड मिरर में भी रहता है और ड्राइवर के आगे भी देखिए लगा रहता है, जहाँ पे गाड़ी चलाता है ड्राइवर साहब उसके आगे देखिए पतला सा लगा रहेगा, उस पीछे वाला शीशा है ना उससे दिखेगा पीछे। आजकल तो अब तो कैमरा आ गया है तो सामने कैमरा दिख जाता है, पीछे करना है तो, है ना, लेकिन दर्पण में पूरा पीछे दिखता है, सीन दिखता है। तो इसमें होता है उत्तल दर्पण। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है बच्चों, काल्पनिक प्रतिबिंब जब भी होगा तो सीधा होगा। ओके, नेक्स्ट है अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होता है भाई, एकदम ध्यान समझ लीजिए, इसका कंसेप्ट सिंपल है। अवतल दर्पण बोले या अवतल लेंस बोले, अवतल दर्पण बोले या अवतल लेंस बोले, फोकस दूरी क्या होगा, ऋणात्मक होगा। और अगर इसी को बोल दिया जाएगा उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण बोल दे या उत्तल लेंस बोल दे या उत्तल लेंस बोल जाएगा, तो इसका फोकस दूरी क्या हो जाएगा, धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर है।
वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है, तो ज़्यादा होती है। मतलब हालांकि होता है दोनों को सेम। अगर एग्जाम में पूछा जाएगा वायु में प्रकाश चाल कितनी होती है, वायु में प्रकाश चाल पूछेगा या निर्वात में प्रकाश चाल बोलेगा, तो दोनों का वैल्यू लगभग लगभग सेम दिया है किताब में। लेकिन एनसीईआरटी किताब में बता रहा है कि भाई वायु से ज़्यादा निर्वात में, थोड़ा सा ज़्यादा निर्वात में होता है, ठीक है ना, तो ज़्यादा बोलेंगे। तालाब का जल कम गहरा दिखाई देने का कारण क्यों है, जब कभी स्विमिंग पूल में जाते होंगे ना नहाने के लिए, तालाब वगैरह में, या स्विमिंग पूल में ज़्यादा दिखा ना, स्विमिंग पूल में ज़्यादा दिखता होगा, पानी पूरा ग्रीन ग्रीन लगता है, नीचे का पूरा फर्श दिखता है और लगता भाई आहा मज़ा आ जाएगा, लगेगा कि लगता है कि घुटना भर पानी होगा, छलांग लगाए यहाँ तक पानी आ गया। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमको दिखा कि भाई गहरा कम है। तो वो दिखने का कारण क्या है, प्रकाश का अपवर्तन। तो लाइट जो है ना, अपवर्तन के कारण हमको हमारी आंखों में जो फोटो बन रहा है लग रहा है कि गहरा कम है, सतह उठा हुआ दिखाई पड़ रहा है, ठीक है ना। नेक्स्ट है आलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। मुकुलन द्वारा किसमें होता है बच्चों, स्टेम होता है और हाइड्रा में होता है। ये दो ऐसे जीव है जिसमें मुकुलन विधि द्वारा आलैंगिक जनन होता है। नेक्स्ट है जी बच्चों कि नर युग्मक कौन है, नर युग्मक। 42 का कुछ मिस्टेक है क्या जी, एक मिनट देखते हैं। वायु में प्रकाश चल, ठीक है ज़्यादा ही होता है, इसको समान मत बोलिए, ज़्यादा ही बोलिए ठीक है। नेक्स्ट है नर युग्मक कौन है, तो नर युग्मक है शुक्राणु, शुक्राणु। अच्छा एक काम करते हैं, वायु में प्रकाश चाल वाला जो क्वेश्चन है उसको हम एक बार फिर से एनसीईआरटी के साथ किताब को देख लेते हैं, अच्छे से देख लेंगे, और फिर किसी दिन होगा तो मैं करवा दूंगा, ठीक है। चलो एनसीईआरटी किताब को अच्छा से हम देख लेंगे। और बिहार बोर्ड, देखो बिहार बोर्ड क्या, बिहार बोर्ड जो आंसर की जारी करता है, तो बहुत सा ऐसा क्वेश्चन देखिएगा ऑब्जेक्टिव में ना, सुनिए ध्यान से, बिहार बोर्ड में बहुत सा ऐसा क्वेश्चन भी आएगा ऑब्जेक्टिव में जो आप सही है उसको गलत कर देगा। क्या कीजिएगा, आप जितनों को ये करते रहिएगा, कुछ ना बढ़ने उड़ने वाला है। इसीलिए आपको करना क्या होगा, बिहार बोर्ड में अगर आप एग्जाम तो दे ही रहे हो बिहार बोर्ड में, तो सबसे आसान वाला प्रश्न जल्दी पहले बनाना है, क्योंकि बिहार बोर्ड में तो कोई आदमी बैठा हुआ आंसर की बनाने के लिए। अब आंसर की कहाँ से बनाएगा, वही हम लोग का वीडियोस देखेंगे या तो गूगल पे टाइप करके बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि हम ही लोग जैसे लोग वहाँ बैठे हुए हैं तो उनसे भी गलती हो सकती है। अब उसी के अनुसार से आंसर चेक हो गया और आपका आंसर गलत हो गया। तो इजी वाला क्वेश्चन रहा, इजी वाला क्वेश्चन तो हर किसी को मालूम है ना, इजी क्वेश्चन का आंसर तो सबको मालूम है, ठीक है ना। अच्छा क्वेश्चन उल्टा बोला गया ना, वायु में कितना चाल हो, तो वायु में कम होता है, सॉरी मैं निर्वात को समझ के बता रहा था। तो वायु में प्रकाश चाल निर्वात की अपेक्षा कम होती है और निर्वात में ज़्यादा होती है, तो मैं क्वेश्चन को उल्टा समझ के पढ़ा रहा था। मतलब वही है, कंसेप्ट वही है कि निर्वात में वायु से ज़्यादा होता है और वायु में कम होता है। चल ठीक है, तो इसका ऑप्शन ये हो जाएगा। नेक्स्ट है तो नर युग्मक शुक्राणु, शुक्राणु नर युग्मक है, और मादा युग्मक कौन है, मादा युग्मक है भाई अंडाणु, क्या है अंडाणु। और यही शुक्राणु अंडाणु जब मिलते हैं, जब इनका रिलेशनशिप होता है तो बनता है जायगोट। क्या बनता है, जायगोट बनता है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, निषेचन कहते हैं। और इसी निषेचन के बाद एक भ्रूण का विकास होता है। आप बता सकते हैं कमेंट करके भ्रूण का विकास कहाँ होता है, बताइए कमेंट करके भ्रूण का विकास कहाँ होता है। और निषेचन की क्रिया तो मालूम है, फैलोपियन नालिका में, फैलोपियन नालिका में इसका विकास होता है। भ्रूण का विकास कहाँ होता है बताइए। और ये जब भ्रूण का विकास हो जाता है तो भ्रूण के बाद जो है नए जीव का है ना विकास फिर होता है, जीव का विकास होता है, फिर जीव बनना शुरू हो जाता है। तो भ्रूण का विकास कहाँ होता है, जायगोट को ही युग्मनज कहते हैं। हाँ युग्मनज उसी को बोलते हैं, जायगोट बोलिए या युग्मनज बोलिए, ये हिंदी नाम हो गया जायगोट युग्मनज। भ्रूण का विकास कहाँ होता है भ्रूण का विकास होता है हाँ गर्भाशय में, ठीक है ना, गर्भाशय में, ठीक है ना, ओवरी में। आगे है मानव का उद्भव स्थान कहाँ है। उद्भव स्थान मतलब हो गया कि मानव का उत्पत्ति जो है कहाँ से हुआ है, ठीक है ना, मानव का उत्पत्ति जो है शुरू कहाँ से हुआ है, तो साइंस बोलता है कि अफ्रीका से हुआ है। अफ्रीका है ना, अफ्रीका में लोग कैसे होते हैं समझ रहे हैं ना, अफ्रीका से इसका विकास हुआ है। नेक्स्ट है पित्त कहाँ से स्रावित होता है, पित्त
कहाँ से स्रावित, मतलब पित्त कहाँ से निकलता है, तो पित्त जहाँ से बनेगा वहाँ से निकलेगा। पित्त बनता है यकृत में, कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। और जब पित्त यकृत में बन जाता है तो इसको ये जमा कहाँ होता है, बनता तो है यकृत में लेकिन जमा होता है पित्ताशय में। कहाँ जमा होता है, पित्ताशय में जाके जमा हो जाता है। ओके, अगला है कौन सा रक्त समूह सबसे रक्त ले सकता है। एक ऐसा ब्लड ग्रुप है जो सबसे रक्त ले सकता है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं रक्तग्राही। क्या बोलते हैं, रक्तग्राही, मतलब रक्त को ग्रहण करने वाला कौन है, एबी, एबी को बोलते हैं रक्तग्राही। और ओ क्या है, ओ जो है रक्तदाता है। क्या है, रक्तदाता, इस सब को रक्त दे सकता है, ठीक है ना। नेक्स्ट बच्चों, आनुवांशिक गुणों का संदेश किस में होता है, आनुवांशिक गुणों का संदेश होता है डीएनए में। अब देखिए डीएनए एक ऐसा चीज है भाई जो जिसमें मैसेज होता है कि माँ बाप के जैसा ही नया बच्चा का पूरा बॉडी का आकार होगा। जैसे कि जब भी कोई सबसे छोटा जीव, जीव का सबसे छोटी इकाई जो होता है, सबसे छोटी कोशिका, तो उसका कोई आकार होता है जी, कोशिका कोई आकार ही नहीं है। तो सबसे छोटा सेल जो होगा उसको क्या मालूम भाई कि इंसान का बच्चा होगा या बकरी का या बैल का, तो उसके अंदर में माँ बाप का डीएनए गया होता है और डीएनए में मैसेज होता है कि इसका जो शरीर बनेगा वो इंसान के जैसा बनेगा, यहीं पे आंख बनेगा, यहीं पे नाक बनेगा, यहीं पे मुंह बनेगा, यहाँ पे आंख नहीं बनेगा, ठीक है ना। जानवर है, बैल है, तो भाई यहाँ पे सींग बनेगा, यहाँ पे आंख बनेगा, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आंख बनेगा, ठीक है ना। तो ये सारा मैसेज होता है डीएनए में, जिसकी वजह से हम इंसान के औलाद है ना। कोई जानवर है तो जानवर जानवर के जैसा दिखता है, एक बिल्ली तो बिल्ली के जैसा दिखेगा, है ना, सही है, पंछी तो पंछी के जैसा दिखेगा। इसी कारण से तो डीएनए की वजह से ये ऐसा पॉसिबल हो पाया। चलिए आगे है कि बैटरिक का अम्ल कौन है, तो बैटरिक अम्ल हो गए H2SO4। 50 क्वेश्चन में अपना परफॉर्मेंस जल्दी से बताइए कहाँ तक गया आपका। चलो भाई, वीडियो को तो लाइक ही नहीं करते बच्चे अभी तक, भाई क्या लाइक हुआ, वीडियो को लाइक वाइक किया करो। कितने सारे बच्चे आ रहे, पढ़ रहे हैं, जा रहे हैं, वीडियो अच्छा लग रहा, पसंद आ रहा, समझ में आ रहा तो वीडियो को लाइक करें, ठीक है। चलो जल्दी से फटाफट लाइक योर वीडियो। चलो अभी जल्दी से लाइक करें, जल्दी से सारे बच्चे अभी जल्दी से लाइक करके 300 प्लस कीजिए, बहुत कम लाइक का परसेंटेज है, ठीक है। वेल डन वेल डन वेल डन भाई। 50 में 50 आ गया, 80 साइना, ओके, अफरोज, ओके। तो भाई बहुत अच्छा, साइंस बहुत इजी क्वेश्चन है क्या जी। चलो सोशल का देखते हैं, वेरी गुड। 50 से 50 बहुत सारे बच्चे बता रहे हैं। सोशल का क्वेश्चन आ गया। मैथ का भी एक मजेदार का क्वेश्चन है भाई, एकदम देखना ध्यान से। इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। ये तो पता ही है, इटली जर्मनी जो है यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना कांग्रेस के द्वारा की गई, वियना कांग्रेस के द्वारा की गई थी। फ्रांस में किस शासक वंश की स्थापना, वियना कांग्रेस जो हुआ था 1815 में, इसके द्वारा फिर से स्थापना किया था, नाम था बुर्बो वंश। क्या नाम था, बुर्बो वंश था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था भाई, मेजनी जिसको बोलते हैं इटली के एकीकरण का मसीहा, और इसका संबंध था कार्बोनरी, है ना, कार्बोनरी एक सब ग्रुप था, एक दल था, उसी से इनका संबंध था। इटली जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था, मतलब कौन सा देश था जो नहीं चाहता था कि इटली और जर्मनी का एकीकरण हो, और उसके नहीं चाहने की वजह से लोगों में और क्रांति भरा और राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी और उसको उखाड़ के फेंक दिया एक दिन, ठीक है ना। तो ये ऑस्ट्रिया था, जिसका राजा कौन था, जिसका चांसलर कौन था, मेटरनिक, उस समय इसका चांसलर था मेटरनिक। बहुत निरंकुश, घोर प्रतिक्रियावादी, है ना, दुश्मनों को मतलब अपने खिलाफ, उसके खिलाफ जो बोलता था उसको कड़ी से कड़ी सजा देता था, और उसके सपोर्ट में जो बोलता था उसको माला पहनाता था, ठीक है ना, ऐसा ही राजा था। कौंड कावूर को विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था, तो कौंड कावूर को विक्टर इमैनुअल राजा है, कौन है, ये राजा था, और कौंड कावूर जो है इसको बना दिया था प्रधानमंत्री, है ना। और दोनों का विचार लगभग सेम था कि हमारा देश गणतंत्र हो,
गणतंत्रवादी टाइप का हो। तो राजा और प्रधानमंत्री अगर मिल जाए तो बहुत कुछ हो सकता है कि नहीं। गैरीबाल्डी पेशेस क्या था? गैरीबाल्डी का भी एक नाम आता है इटली के एकीकरण में, क्योंकि इन्होंने भी बहुत योगदान दिया। एक नॉर्मल साधारण व्यक्ति होने के बावजूद भी इटली के एकीकरण में बहुत ज़्यादा योगदान दिया भाई। तो इसको बोलते हैं, ये एक नाविक थे, देखिए नाव चलाने वाले थे, लेकिन फिर भी इन्होंने अपना सेना बनाया और इटली के सिसिली निपल से 2 राज्यों पे अटैक भी किया था। रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था? रक्त और लौह, मतलब खून बहेगा, रक्त बहेगा, लौह निकलेगा, तलवार निकलेगा, खून बहेगा, तभी जो है जर्मनी का एकीकरण हो सकता था। तो ये बिस्मार्क समझ गया था भाई कि हमको यही नीति अपनाना पड़ेगा, तभी कुछ होगा फिर, है ना। तो बिस्मार्क, इसको बोलते हैं कूटनीतिज्ञ, है ना जी, महान कूटनीतिज्ञ भाई, महान कूटनीतिज्ञ, महान कूटनीतिज्ञ। इतने महान कूटनीतिक था कि इन्होंने इसका जो दुश्मन था, इसका जो दुश्मन कौन था? फ्रांस और ऑस्ट्रिया, दोनों को पहले दोस्त बना लिया, और दोस्त बनाने की वजह से एक ठोकर दूसरे के खिलाफ भड़का दिया और फिर उसको मारा। लास्ट में खुद जब पावर हो गया तो इसको ये मार दिया, है ना। तो भाई कूटनीतिक बोला गया। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई बच्चों? फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी 1871 में, ये एक जगह का नाम है। और यहीं फिर इसी समय इसी साल में जो है क्या हुआ, इटली का और जर्मनी का क्या हुआ, एकीकरण हो गया था फ्रैंकफर्ट की संधि के बाद, यानी कि उसी साल में 1871 में एकीकरण हुआ था। यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? यूरोप वाले देशों के लिए सबसे ज़्यादा जो महत्वपूर्ण जो देश था वो यूनान था, ठीक है ना, क्योंकि यूनान से वो लोग स्टडी करते थे, एजुकेशन वहाँ से बहुत ज़्यादा ग्रहण करते थे। यूनानी स्टडी बहुत हाई लेवल पे है। आज भी बोलते हैं ना यूनानी, आपने सुना होगा, यूनान का है। यूनान के लोग बहुत बुद्धिमान और पढ़ने लिखने बहुत आगे थे, तो वहाँ से ये लोग नॉलेज हासिल करते थे। पूरा यूरोप, मतलब यूनान एक गढ़ था, एजुकेशन का हब था। जैसे हमारे भारत में कैसे दिल्ली जाइए, वहाँ हब कोटा सुने हैं, पटना भी है, तो उसी प्रकार। रूस में जार का अर्थ क्या होता है? जार मतलब होता है रूस का सम्राट, ठीक है। कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? कार्ल मार्क्स का जन्म हुआ था जर्मनी में। कहाँ हुआ था? जर्मनी में इनका जन्म हुआ था। ओके। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था? साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग हुआ था रूस में। नेक्स्ट है अंकुरवाट का मंदिर कहाँ है भाई? तो अंकुरवाट का मंदिर पता ही है कहाँ है? कंबोडिया में। कंबोडिया में अंकुरवाट का मंदिर है, और किस भगवान का है? तो विष्णु, विष्णु भगवान, ठीक है ना का यहाँ पे मंदिर है। और अंकुरवाट का जो मंदिर का जो निर्माण किया था उसका नाम था सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय, सूर्यवर्मन द्वितीय। इन्होंने जो है इसका जो है निर्माण किया था। ये भारत के थे, है ना, इसीलिए ये मंदिर का निर्माण किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? सविनय अवज्ञा आंदोलन मतलब होता है कि हम सरकार की कोई भी कानून को नहीं मानेंगे, अवहेलना करेंगे। अवज्ञा मतलब हुआ अवहेलना, ना मानना, ठीक है ना। तो यहाँ पे सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? कब? 1930 में, दांडी यात्रा। आपको पता ही है दांडी यात्रा जो हुआ था, नमक कानून को तोड़ने के लिए गांधी जी साबरमती से निकले थे और दांडी पहुंचे थे, ठीक है ना। तो उसी समय जो है ये वाला आंदोलन शुरू हुआ था। सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था प्रवृत्ति बढ़ी है? तो बोलेंगे प्रगतिशील, प्रगतिशील। जब सामंती व्यवस्था से हटा, मतलब सामंती व्यवस्था किसको बोलते हैं? नहीं देखें जी कि कोई एक आदमी है और अपने मतलब पूंजीपति, समझते हैं पूंजीपति, खूब पैसा है और आपके अपने अंदर में ढेर सारे आदमियों को खटा रहा है, काम करवा रहा है, और काम ऐसा करवा रहा है कि भाई मतलब जितना होना चाहिए उससे ज़्यादा, टाइम से ज़्यादा काम ले रहा है, पैसा भी कम दे रहा है उसको, ठीक है, और काम भी ज़्यादा ले रहा है, मतलब अपना मतलब गुलाम बनाए हुए, समझिए ऐसा कुछ। तो उसको जब रूस में ख़त्म किया गया, भाई ऐसा कुछ नहीं होगा, ख़त्म किया गया। ख़त्म होने के बाद जो है प्रगतिशील व्यवस्था है, मतलब सबका विकास हुआ, छोटे बड़े अमीर गरीब सबका विकास हुआ, ठीक है। शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार के क्षेत्र माना जाता है? शहर को, हाँ, आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? बोलिए। ठीक है जी, ओके। मोनिका, रोशन, मुकर्रम, हाँ, बढ़िया, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, चलिए।
वेरी गुड। तो इसको बोलते हैं प्रभाव क्षेत्र, है ना, प्रभाव क्षेत्र बोलते हैं, क्योंकि यही शहर प्रभाव क्षेत्र मतलब ये हुआ कि देखो जब आधुनिक व्यक्ति का किस, जो मॉडर्न एरिया अभी के समय में सबसे ज़्यादा प्रभावित शहर से, जब भी कुछ शुरू होता है ना तो पहले शहरों से आता है गांव में, है ना। जैसे औद्योगिक क्रांति शुरू हुआ था तो पहले कहाँ, पहले शहर में आया, शहर में बड़ी बड़ी मशीनें का आविष्कार, फिर धीरे धीरे करके गांव में भी आप पहुंचना हो गया। तो शहर को आधुनिक व्यक्ति का जो है किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है, आधुनिक व्यक्ति, मॉडर्न व्यक्ति, आजकल के ज़माने के जो लोग हैं ना वो ज़्यादा शहरों को डेवलप कर रहे हैं पिछले व्यक्तियों के बनिस्बत, आजकल के व्यक्ति। और हमसे जो हम बाद में आएंगे, जो फ्यूचर में और जो लोग आएंगे और डेवलप करेंगे, शहर को और विकसित करेंगे, इसलिए बोलते हैं प्रभाव क्षेत्र है। आधुनिक काल में औद्योगिकरण ने किस स्वरूप को गहन रूप से प्रभावित किया। तो आधुनिक काल में मतलब अभी के ज़माने में जो औद्योगिकरण आया, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री खुला, इंडस्ट्री खुला, तो ये हुआ क्या कि शहरीकरण को बहुत ज़्यादा प्रभावित किया, है ना, शहरीकरण को बहुत ज़्यादा चेंज किया, ठीक है ना। तो ऑप्शन हो जाएगा भी जनसंख्या का घनत्व अधिक कहाँ होता है, तो जनसंख्या सबसे ज़्यादा कहाँ होता है भाई, महानगर में होता है, सिंपल है। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर सामने आया, तो बुद्धिजीवी वर्ग। देखिए हर एक समय में एक रूल रहा है कि जो गरीब है, गरीब तो भाई खट रहा, कमा रहा है ना, दिन भर काम किया, मजदूरी मिला, दिहाड़ी मिला और खा पी के सो गया, मस्त है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं है, वो कल काम करेगा तो खाएगा, नहीं काम करेगा भूखा रहेगा, ठीक है, गरीब हो गया। उद्योगपति जो है, उद्योगपति और पूंजीपति, भाई ये तो मस्त है, इसका खूब बड़ा बड़ा धंधा चल रहा है, बड़ा बड़ा बिजनेस चल रहा है, गरीब भाड़ में जाए, अपना पैसा आ रहा है। अब बिजनेसमैन पूंजीपति, इसको कोई मतलब ही नहीं है, इसका बेटा बेटी भी अक्सर देखिएगा एकदम मज़े में है, क्योंकि उनको पहले से भाई सब कुछ मिला हुआ, तो पूरे मज़े मज़े। लेकिन बीच में कौन फंस गया, श्रमिक, है ना, बीच में फंस गया है मध्यम वर्ग, मिडिल क्लास। अब मिडिल क्लास वाला को, मिडिल क्लास में ऐसा रूल होता है कि हम भीख भी नहीं मांग सकते, शर्म लगेगा, और उतना पैसा नहीं कि हम पूंजीपति बन जाए, तो क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, पढ़ के डॉक्टर बनिए, इंजीनियर बनिए, टीचर बनिए, है ना। तो यही लोग बुद्धिजीवी होते हैं, जो पढ़ते हैं बुद्धिजीवी होते हैं, तो यही लोग हैं मध्यम वर्ग। नेक्स्ट, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया हुआ था, तो पूंजीपति वर्ग तो सबको किया था शोषण, श्रमिक का भी किया था, कृषकों का भी किया था, है ना, मध्यम वर्ग को भी किया, सभी का किया था, ठीक है। शोषक मतलब जैसे कि बड़े क्या बोलते हैं, शोषक करना मतलब जैसे कि सरकार अक्सर जो है ना पूंजीपतियों को टैक्स वसूलने का काम वगैरह दिया करते थे उस समय में, तो वो लोग भी अपना शोषण किया, ठीक है। पहला विश्व बाजार के रूप में उभर कर कौन सा शहर सामने आया, तो दुनिया का पहला विश्व बाजार अलेक्जेंड्रिया। विश्व बाजार का मतलब होता है वैसा बाजार जो जहाँ दुनिया के सभी सामान उपलब्ध हो, जहाँ देश के सभी सामान उपलब्ध हो, उसको बोलते हैं क्या, विश्व बाजार। हमारे भारत में विश्व बाजार है कि नहीं, मुंबई को विश्व बाजार, वर्ल्ड मार्केट बोला जाता है। वहाँ पे दुनिया के हर एक वस्तु वहाँ पे अवेलेबल होता है। मुंबई, चेन्नई, कोलकाता तो सब जगह आ ही गया, अपना घर में भी आ ही गया है, मोबाइल है कि नहीं भाई, चाइना का। प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया यूरोप का व्यापार होता था, बहुत इंपॉर्टेंट था ये मार्ग, रेशम मार्ग, क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी ने किस पत्र का संपादन किया था, महात्मा गांधी लिखा था यंग इंडिया, हरिजन हरिजन, ये महात्मा गांधी ने लिखा था। रूसो कहाँ का दार्शनिक था, रूसो कहाँ का रहने वाला था, रूसो जो है फ्रांस का दार्शनिक था, फिलोसफर फ्रांस का था, ओके। किस देश की सिविल सेवा परीक्षा ने मुद्रित पुस्तकों यानी कि सामग्रियों की मांग बढ़ा दी, तो चाइना में हुआ था सिविल सेवा परीक्षा, जिसको बोलते हैं ना IAS IPS वाला एग्जाम। उस समय जो है जो प्रिंटिंग जो निकलता था, प्रिंटिंग जब शुरू हुआ था ना, तो जब सिविल सेवा परीक्षा हुआ तो ये किताब खूब बिका, ठीक है ना, सिविल सेवा वाला किताब खूब बिका। तो भाई जब खूब बिका तो क्या हुआ, डिमांड बढ़ जाएगा, जो सामान ज़्यादा बिकता है तो डिमांड बढ़ जाता है, है ना। जैसे मान लें कि हमने कुछ ऐसा चीज़ बनाया और लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, तो हम क्या कर देते हैं, अभी देखिए हाल में सुने हैं एरोप्लेन वाला मामला, सुने कि नहीं, इंडिगो वाला एरोप्लेन का मामला सुने कि कई सौ एरोप्लेन कैंसिल कर दिया एक हफ्ता के अंदर में। तो जो दूसरा एरोप्लेन वाला कंपनी है वो अपना किराया बढ़ा दिया, जो किराया 5,000 का था वो कर दिया 50,000, समझ लीजिए। अब जिसको अर्जेंट है जाना तो जावे करेगा, तो यहाँ पे वैल्यू बढ़ रहा है ना, आदमी की ज़रूरत हो रहा, डिमांड बढ़ा दिया, ठीक है ना।
कोयला किस प्रकार का संसाधन है? कोयला भाई ये अनवीकरणीय है। कोयला, पेट्रोल, प्राकृतिक गैस अनवीकरणीय हो जाएगा। तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र की सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है? तो 200 किलोमीटर की दूरी पे। पंजाब में भूमि निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? पंजाब में जो भूमि निम्नीकरण हो रहा वो अति अधिक सिंचाई के कारण, सिंचाई वहाँ लोग ज़्यादा करते हैं, उसका भूमि निम्नीकरण हो रहा। मरुस्थलीय मृदा का विस्तार कहाँ हुआ है? तो ये तो भाई राजस्थान में है, बलुआही मिट्टी। थार मरुस्थल कहाँ है? थार रेगिस्तान यही है ना, थार रेगिस्तान राजस्थान में पड़ता है। रेगिस्तान ठीक है ना, भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान थार रेगिस्तान, ठीक है ना, राजस्थान में पड़ता है। काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? इसको बोलते हैं रेगुर मिट्टी, काली मिट्टी, कपासी मिट्टी। कुल जल का कितना प्रतिशत महासागरों में है? कुल जल का 96.5% जो है महासागरों में मौजूद है। देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पंडित चाचा ने कहा था। ओके, मैग्नीज उत्पादन में विश्व का कौन सा स्थान है भारत? तो मैग्नीज उत्पादन में भारत जो है तीसरा नंबर पे है। सबसे ज़्यादा मैग्नीज का उत्पादन कहाँ होता है? सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? हमारे भारत में सर्वाधिक मैग्नीज का उत्पादन होता है उड़ीसा में, ठीक है ना, उड़ीसा में मैग्नीज का उत्पादन जो है सबसे ज़्यादा होता है, भारत में तीसरा नंबर पे है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? देखिए ये आ ही गया है ना, मैग्नीज। और एक और है बॉक्साइट भी है, ठीक है ना, मैग्नीज भी है और बॉक्साइट भी है। बॉक्साइट का भी, बॉक्साइट, ये उड़ीसा बॉक्साइट का भी नंबर 1 है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? ये क्या हो रहा भाई, जो मैं भविष्यवाणी कर रहा हूँ क्वेश्चन पहले आ जा रहा है ना, बॉक्साइट। ऑप्शन सी हो जाएगा। कौन सा ऊर्जा स्रोत अनवीकरणीय है? अनवीकरणीय कौन है? तो कोयला हो जाएगा अनवीकरणीय बच्चों। देश में कितने विशेष आर्थिक क्षेत्र विकसित है? विशेष आर्थिक क्षेत्र मतलब होता है कि खास, मतलब एक ऐसे खास जगह जहाँ से ज़्यादा मात्रा में इनकम हो। तो हमारे भारत में बहुत ऐसे बंदरगाह है, तो लगभग 7 के आसपास में है, ठीक है ना, 7 के आसपास में, जैसे कि कांडला, फाल्टा, ये सब बंदरगाह जो है ना, जहाँ से इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है और भारत सरकार को बहुत ज़्यादा फायदा होता है उससे, ठीक है। सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? अगर सूखे से बचाना है तो नदियों को आपस में जोड़ देना, वर्षा जल का संग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना, इनमें से कोई नहीं। हालांकि तीनों ऑप्शन सही है, इसका तीनों ऑप्शन सही है। अब बताइए सबसे ज़रूरी क्या होगा, बताओ इन तीनों में सबसे सटीक आंसर क्या होगा? मुंबई भी है, मतलब एक है बंदरगाह जहाँ पे शिप चलता है, एक है विशेष आर्थिक क्षेत्र जो स्पेशल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का ही काम होता है, ठीक है ना, केवल इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। बताइए सूखे से बचाव का एक प्रमुख तरीका क्या है? तरीका कैसे हम बचेंगे सूखे से, क्या करें जो सूखा से बच जाए? हालांकि तीनों ऑप्शन सही है, नदियों को आपस में जोड़ेंगे तो सूखा से बच सकते हैं, पानी फैलेगा, वर्षा जल संग्रहण करना, बाढ़ की स्थिति उत्पन्न करना। तो यहाँ पे सबसे जरूरी होगा वर्षा जल संग्रहण करना। पानी तो होता ही है, बारिश तो होती है, उसको अगर जमा कर ले हम तो भाई वो काम आ सकता है सूखे से बचा। हमारे बिहार में क्या होता है, आहार पोखर है ना, वहाँ पे पानी जमा रहता है जी, ठीक है। महासागर के तली पर होने वाले कंपन को किस नाम से जानते हैं? महासागर के अगर तली में कंपन होना शुरू हो जाएगा, मतलब महासागर में भूकंप आ जाएगा, तो उसको बोलेंगे सुनामी। क्या बोलेंगे? सुनामी। मलबे के नीचे दबे हुए लोगों का पता लगाने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, किस यंत्र की मदद लेते हैं? तो उसको बोलते हैं इंफ्रारेड कैमरा। मतलब ये कैमरा ऐसा है जो मलबे, मतलब हुआ जैसे भूकंप आया, भूकंप आने पर पूरा घर गिर जाता है, तो घर के अंदर अगर कोई दबा हुआ है, जानवर है या आदमी है या कोई भी चीज़ है, तो इस इंफ्रारेड कैमरा से बता देता है कि इसके अंदर कुछ है, ठीक है ना, इतना पावरफुल होता है इसमें। सुनामी किस स्थान पर आता है बच्चों? सुनामी आता है समुद्र में आता है, ठीक है ना। बाढ़ से सबसे अधिक हानि किसकी होती है? सबसे ज़्यादा हानि तो तीनों को होती है बोला जाए तो। बाढ़ से घर भी टूट रहा तो इंसान का भी तो हानि हो रहा है ना, फसल का, पशु का, भवन का, सब हानि हो रहा है, ठीक है ना। संघ राज्य की विशेषता नहीं है। संघ राज्य की विशेषता कौन नहीं है? संघ राज्य होता क्या? संघ राज्य मतलब वैसा राज्य जहाँ लिखा हुआ संविधान हो। अब यहाँ पे राज्य का मतलब देश, ठीक है, वैसा देश, वैसा राष्ट्र जहाँ लिखित संविधान हो, संविधान लिखा हुआ हो, ठीक है, जहाँ जो है शक्तियों का विभाजन हो, मतलब केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, ऐसा हो।
ठीक है ना, जहाँ सर्वोच्च न्यायालय हो यानी कि सुप्रीम कोर्ट हो। हमारे भारत में तीनों हैं, हमारा भारत संघ सरकार है, तो यहाँ पे एकहरी शासन व्यवस्था, मतलब कोई एक आदमी शासन करेगा ऐसा नहीं होगा, इलेक्शन होगा, जो जीतेगा वो फिर शासन करेगा, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन गलत है। सत्ता में साझेदारी सही है, क्यों? सत्ता में अगर साझेदारी होगा ना, पार्टनरशिप होगा, ये मतलब साझेदारी मतलब ही हुआ, पार्टनरशिप हुआ, तो क्या होगा, समुदायों के बीच टकराव जो है कम हो जाएगा, अलग अलग समुदायों के बीच, ठीक है। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व जो है किसने किया था? तो याद होगा जयप्रकाश नारायण, इन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया था। राजनीतिक दल का आशय क्या है, मतलब वो राजनीतिक दल किसे कहते हैं? अफसरों का समूह, अफसरों के समूह को राजनीतिक दल बोलेंगे, या नेताओं के समूह को बोलेंगे, सेनाओं के समूह को बोलेंगे, व्यक्तियों के समूह को बोलेंगे, या किसानों के समूह को बोलेंगे? राजनीतिक दल का मतलब होता है व्यक्तियों का समूह, है ना, ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ पीपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें से किस देश में एक दलीय व्यवस्था है? एक दलीय व्यवस्था मतलब एक दल किस में है? तो एक दल देखिए, टिक लगाइएगा, चीन में है, ठीक है ना। देखिए ब्रिटेन में इसलिए नहीं क्योंकि ब्रिटेन में अभी राजा महाराजा यहाँ चल रहा है, अभी यहाँ पर राजतंत्र चल रहा है, ठीक है ना। और यहाँ राजतंत्र नहीं है, यहाँ पे इलेक्शन भी होता है, यहाँ पे राजतंत्र चलता है, भले वहाँ प्रधानमंत्री बनता है वहाँ भी, लेकिन यहाँ चाइना में एक ही आदमी है, एक ही पार्टी है, और उसी पार्टी से कोई जीतेगा, तो एक ही दल यहाँ पे, दूसरा पार्टी है ही नहीं है। दल बदल कानून लागू होता है किस पर? सांसदों और विधायकों पर, ताकि इधर से उधर छटक ना जाए, है ना, इधर इस पार्टी से उस पार्टी में चला ना जाए, इसलिए ये कानून इस पर लागू किया गया है। राजनीतिक दलों की मान्यता और उसका चुनाव चिन्ह किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? कोई भी राजनीतिक पार्टी है उसको मान्यता मिलेगा भाई कि हाँ राजनीतिक पार्टी है कि नहीं है, सरकार की तरफ से उसको अप्रूवल मिलता है कि हाँ ये पार्टी है। जैसे कि भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, हमारे बिहार के जो है राजद है, जेडीयू है, तो ये सब पार्टी को मिला हुआ है मान्यता कि हाँ ये पार्टी है, और उसका चुनाव चिन्ह भी मिला हुआ है कि इसका हाथी छाप है, घोड़ा छाप है ना, तीर छाप है, लालटेन छाप है। तो ये कौन देता है? ये देता है निर्वाचन आयोग, जो चुनाव आयोग होता है, यही इलेक्शन भी करवाते हैं। क्षेत्रवाद की भावना का परिणाम क्या होगा? कुपरिणाम। जब हम अपने क्षेत्र की खाली बात करेंगे, मान लें कि मोदी जी गुजरात से हैं तो खाली गुजरात का विकास करेंगे और बाकी और राज्यों का विकास नहीं करेंगे, तो क्या होगा? ऐसे में अलगाववाद हो जाएगा, सब अलग अलग होना शुरू हो जाएगा, सब बोलेगा भाई हमको अलग देश बना दो फिर, तो ऐसे में बहुत ज़्यादा हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। तो चलो भाई 50 में जल्दी बताओ कितना बनाया। इसके बाद आपका शुरू होगा मैथ का क्वेश्चन, बहुत मज़ेदार का क्वेश्चन है, एकदम इम्पोर्टेंट है, उसको ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। चलिए बहुत अच्छा, सारे बच्चे पहले बताइए अपना 50 में परफॉर्मेंस दिखा दीजिए। चलो ठीक है। 49, 45, 42, 0 ऐसा नहीं होगा, है ना। अंकित, राशिद, ठीक है जी, हाँ, वेल डन उस्मान, ठीक है। अनीता, 45+ सबका मैं देख रहा हूँ भाई, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है, 45+ आपका मैं देख रहा हूँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अच्छा है। अब शुरू करते हैं मैथ में। अब मैथ ही तो मेन है आपके एग्जाम का, मेन जो है ना, क्या बोलते हैं जिसको ज़्यादा हार्ड लोग समझते हैं वो मैथ ही है, इसको पार लगा लीजिएगा सब पार लग जाएगा। चलिए पहला सवाल, द्विघात बहुपद जो दिया हुआ है x² - 5 के शून्यक क्या होंगे बताइए। टाइमर लगा दो क्या? यही मेन है भाई, आपके एग्जाम का यही मेन है, हीरो यही है ना, जल्दी बताइए बताइए शून्यक कौन है? तो इसका शून्यक निकालना होगा, बहुत सिंपल है भाई शून्यक निकालना। हम यहाँ पे टाइम देंगे आपको 15-20 सेकंड, 15 से 20 सेकंड का टाइमिंग देंगे, फिर हम बनाना शुरू करेंगे, उसके अंदर में आप लोग का आंसर आना चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए आंसर आ गया, वेरी गुड, आंसर आ गया बहुत सारे बच्चों को। तो शून्यक निकालने का मतलब क्या हुआ कि जो क्वेश्चन दिया रहेगा बराबर में 0 कर देना है, और ये -5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। स्क्वायर को जब इधर भेजेंगे तो क्या होगा? √5 हो जाएगा प्लस माइनस में, तो एक प्लस वाला 5 होगा
√5, एगो माइनस वाला √5। सिंपल क्वेश्चन भाई। ओके, यदि बहुपद x² -2x -5 के शून्यंक a b हो तो a इंटू बी का मान क्या होगा? a इंटू बी का मान, अरे मान क्या होगा? ठीक है, वेरी गुड। a इंटू बी मतलब क्या हुआ? अल्फा इंटू बीटा, है ना? क्या बात है, सबका आंसर आ गया? धुंधला है, एक मिनट, धुंधला दिख रहा? नहीं नहीं, हाँ ठीक, थोड़ा सा रेजुलेशन को सही कर लीजिए। वो कैमरा का वो फोकस की वजह से ऐसा हो रहा है जी, कभी कभी कैमरा का फोकस की वजह से हो रहा है। तो अल्फा इंटू बीटा का होता है C/A होता है ना, C/A होता है। C कौन है? -5 है, A 1 है, तो क्या हो जाएगा बच्चों? -5 हो जाएगा। अभी एक काम करेंगे आप लोगों, एक काम करेंगे, मेरे आंसर पहले से बनाने से पहले आप लोग आंसर देना है, ठीक है ना? और एकदम एक्चुअल बनाना आपको, 50 में देखिए कितना बना पा रहे हैं, ठीक है ना? और लास्ट में मुझे बताइएगा। चीटिंग किसी से करना नहीं है, किसी का ऑप्शन नहीं देख, किसी का कमेंट नहीं देखना है आपको, ठीक है? अपना आंसर खुद को जज करना है, सही कौन है गलत कौन है, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या हो सकती है? इसका तो हर बच्चा बता देगा। अगर दो परिमेय संख्या है उसके बीच कितनी परिमेय संख्या होगी? दो परिमेय संख्या के बीच, ठीक है जी, अंकिता, अंतशा, शाहिद। हाँ, कैमरा का ब्लर की वजह से कभी कभी हो जा रहा। वेरी गुड। हाँ तो, अरे भाई तो कितना हो जाएगा? दो परिमेय संख्या के बीच अनंत हो जाएगा, ठीक है? किसी बारंबारता का बहुलक होता है, क्या होता है बहुलक? बताइए, बहुलक क्या होता है? कोई बारंबारता है, उसका बहुलक किसको कहेंगे? कम से कम बारंबारता का मान, मध्यम मान, अधिकतम बारंबारता का मान, या कौन होगा? ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा सिराज, ठीक है जी, महेश, मुस्सू, ठीक है, वेल डन। तो भाई यहाँ पे क्या चाहो प्यारे बच्चों? अधिकतम बारंबारता को, जो बारंबारता मान जिसका ज्यादा होगा उसको बोलेंगे बहुलक। यदि समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा? चलिए बताइए, एकदम अपने हिसाब से बनाइए आंसर इसका। आप बस अपने माइंड को रिकॉल कीजिए कि क्या आंसर था इसका, आपने पढ़ा है पहले, या सोचिए इसको कि अगर समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को स्पर्श करें, समांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं वृत्त को क्या करेगा? स्पर्श करेगा, ऐसे। अरे भाई, तो इस समांतर चतुर्भुज को बोलेंगे सम चतुर्भुज। अगर ऐसा चतुर्भुज होगा ना जो वृत्त के स्पर्श करेगा, वेरी गुड, सम चतुर्भुज। देखिए कुछ कुछ बच्चों को गड़बड़ा रहा, तो इसमें आपको ना मतलब परेशान नहीं होना है, ये कल होके फिर आपका सुधर जाएगा। अगर आज गलती हो रहा तो कल सुधरेगा, ठीक है? टेंशन ना लेना। बिंदु दिया हुआ 6 10 की दूरी मूल बिंदु से कितनी होगी? मूल बिंदु से दूरी कितना होगा? 6 10 की दूरी, वेरी गुड, बहुत ही परफेक्ट आंसर आ रहा आप लोग का जी, सम चतुर्भुज, ठीक है ठीक है ठीक है, नाइस 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 नाइस। क्या होगा? तो मूल बिंदु निकालने का बहुत आसान तरीका बच्चों, 6 का स्क्वायर कर दीजिए। जब भी बोलेगा ना क्वेश्चन, जब भी बोलेगा सेम रहेगा क्वेश्चन, एकदम सेम टू सेम, खाली ये वाला बदल देगा और बाकी पूरा लाइन सेम रहेगा। करना क्या होगा बच्चों? एकदम आसान है, दोनों का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा। 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, इसको जोड़ेंगे हो जाएगा 100, 100 का वर्गमूल हो जाएगा 10। नहीं दिया हुआ है, इनमें से कोई नहीं होगा फिर, इनमें से कोई नहीं, वेरी गुड, बहुत बेहतरीन। निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? बताइए, निश्चित घटना की प्रायिकता क्या होती है? जो घटना एकदम कंफर्म है कि घटेगी ही घटेगी, सिक्का उछालेंगे तो कंफर्म है कि हेड या टेल, दोनों में से कोई आना ही है, 100% दोनों ही आएगा, इसके अलावा कुछ और है ही नहीं चांस, ठीक है? हेड या टेल। चलिए बहुत अच्छा, आंसर आ गया। तो निश्चित घटना की प्रायिकता होती क्या? 1 होती है बच्चों, क्या होती है? 1 होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2/√3 किसका मान है? चलो जल्दी बताओ, 2/√3 किसके मान के बराबर होता है? 2/√3, ठीक है, निदा, नेहा, सद्दाम, शम्स, ठीक है, क्या होगा? 2/√3 किसके बराबर होगा? देखो 20 सेकंड हो गया। 2/√3, अब पहले बात करो भाई, 2/√3 किस में होता है?
√3/2 तो पढ़ा आपने। 2/√3 किसी में होता है जी? नहीं लगे कुछ गलत आंसर है। tan में तो होता है √3/2, cos में √3/2, cot में कहाँ से होगा? कुछ गलत नहीं लग रहा? गलत ऑप्शन ही गलत दिया हुआ है। क्या लग रहा है आपको? है ना? देखिए सैन सैन होता है 60 डिग्री का मान √3/2 होता है। 2 तो कौशिक में होगा चाहे सेक में होगा, तो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। कॉस अगर देखा जाए कॉस में cos 30 का मान होता है √3/2, तो ऑप्शन ही गलत है मतलब। नन ऑफ दिस, ऑप्शन गलत है ना। ठीक, तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। अब वैसे अगर देखा जाए सेक में हो जाएगा, सेक कितना हो जाएगा? सेक कौशिक बोले ना, कौशिक कौशिक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3, या सेक 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन का। चलिए नेक्स्ट है, एक रैखिक समीकरण का घात कितना होता है? अगर समीकरण एक रैखिक हो, एक ही लाइन पे सवाल बन रहा, एक ही रेखा में अगर समीकरण बना हुआ है, ठीक है ना, तो क्वेश्चन गलत नहीं है, ऑप्शन गलत है भाई ऑप्शन गलत है। अगर एक ही लाइन पर का समीकरण है, उसका घात कितना होगा बच्चों? 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है, tan π/2 का मान कितना होगा? चलो ये बता दो सारे बच्चे जल्दी से, tan π/2 का मान कितना होगा? tan π/2 का मान कितना होगा? ठीक है, तो π/2 का मान कितना होता है? देखिए बैठाएंगे, tan 180 पाई जब 180/2, तो कितना हो जाएगा? 90। और आपको पता ही है ना tan 90 का मान कितना होता है? 1 होता है। वेरी गुड। बिंदु -4 -3 किस चतुर्थांश में है? बताइए, दोनों माइनस में अगर रहेगा तो किस चतुर्थांश में रहेगा? चतुर्थांश वाला एक क्वेश्चन तो कंफर्म है, 1 नंबर ले लीजिए इससे, एकदम लिख के रख लीजिए, एक क्वेश्चन आने हैं इससे, चाहे प्लस माइनस हो या माइनस माइनस हो, जो भी रहेगा। तो देखिए दोनों माइनस में रहेगा तो क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश में होगा। दोनों प्लस में रहेगा प्रथम हो जाएगा, दोनों माइनस रहेगा तृतीय हो जाएगा, अगर माइनस प्लस रहेगा तो द्वितीय हो जाएगा, और प्लस माइनस रहेगा तो चतुर्थ हो जाएगा। भूलना नहीं बच्चों इसको। ठीक है, नेक्स्ट है, वृत्त के केंद्र पर बना कोण कितना होता है? बताओ, वृत्त के केंद्र पर कितना डिग्री का कोण बनता है? एक सर्किल है, उसके बीच में कितना का एंगल बनेगा? टाइम हो रहा, जल्दी आंसर दीजिएगा। कितना हो गया? क्लास लेट से शुरू हो रहा है, 1-2 दिन थोड़ा और डिस्टर्ब होगा, कल परसों तक डिस्टर्ब होगा, फिर बता देंगे। हाँ ठीक है, तो केंद्र पर बना कौन होता है? 360 डिग्री बच्चों। एक वृत्त है और एक वृत्त के बीच में जो एंगल बनता है कितना बनता है? 360 डिग्री। अगर आपसे सवाल पूछा जाएगा कि अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, तो कितना बोलिएगा? बताइए, सारे बच्चे बताएंगे। अगर आपसे अर्धवृत्त अर्धवृत्त का कोण पूछेगा तो कितना होगा? ऐसे सवाल आता है, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है? एक क्वेश्चन आया एग्जाम में, अर्धवृत्त का कोण कितना होता है, पता नहीं आगे है क्या। अर्धवृत्त का कोण कितना होगा? बोलिए, एनीबडी? अरे अर्धवृत्त का कोण होगा 90 डिग्री, 180 नहीं करना है, 90 डिग्री करना है। अर्धवृत्त का केंद्र का कोण नहीं पूछ रहा है, खाली अर्धवृत्त का कोण पूछ रहा है। 180 में दीजिएगा तो फंस जाइएगा, 90 डिग्री ठीक करना है। ठीक है, याद कर लीजिए इसको, एग्जाम में पूछता है। अर्धवृत्त का केंद्र का कोण बोलेगा तब ना, केंद्र पर का नहीं बोल रहा है। अर्धवृत्त अगर ऐसे मान लेते, कोई वृत्त है ऐसे मान लेते, अर्धवृत्त है ना ये है, तो इसका कहने का मतलब हो रहा कि कैसा? ऐसा एंगल। देखिए ये वाला, ये इसको बोला गया अर्धवृत्त का कोण। ठीक है, तो 90 डिग्री बोलेंगे। 3 5 2 5 7 5 8 5 का बहुलक क्या होगा? बहुत आसान है, एकदम मलाईदार क्वेश्चन। 8 नंबर के क्या है भाई? वही क्वेश्चन है जिसके बारे में बोल रहे थे, वो तो क्या 8 नंबर। अच्छा ये कॉस में तो आएगा नहीं कॉट में, ठीक है, ऑप्शन ही गलत है तो क्या हो जाएगा? बहुलक 5 हो जाएगा, जो रिपीट ज़्यादा हो रहा है। चलिए, एक सिक्का को उछालने पर एक चित आने की क्या प्रायिकता है? अगर एक सिक्का उछालते हैं तो चित आने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, एक सिक्का उछालें तो
चित आने की क्या प्रायिकता है? ठीक है, सिक्का उछालने पे चित आएगा चाहे पट आएगा? चित और पट दोनों आता है। तो एगो चित आएगा, एगो पट आएगा। तो बोला कि चित आने की क्या प्रायिकता है? तो चित तो एक ही बार आ सकता है। अगर सिक्का उछालेंगे, एक बार उछालें तो चित भी आ सकता है चाहे पट आ सकता है, लेकिन कोई एक तो आना ही जरूरी है। सवाल पूरा चित आना चाहिए। तो चलो चित का एक मान लेते हैं, आएगा चित। और टोटल कितना है? 2 है। टोटल को 2 नीचे लिखेंगे, ठीक है। एपी दिया हुआ है -4, -10, -16, -22, -28 का सार्व अंतर क्या होगा? बताइए। पहले हम मैथ में 25 क्वेश्चन का रिव्यू ले लेंगे कि 25 में कितना आप लोग, है ना, बनाए हैं। अरे 8 का बी कैसे होगा बच्चा? कॉट थीटा में 2/√3 कहाँ से होता है बताइए? कॉट tan में तो होता ही नहीं, tan में भी नहीं होता है, और कॉस में भी नहीं होता है। 2/√3 सेक या कौशेक में होता है, ठीक है। वेरी गुड। तो इसको घटा लीजिए ना, -10 में से -4 को घटाएंगे, -4 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और घटाने पे आएगा -6। ऑप्शन नहीं दिया हुआ यार, सॉरी, -6, ठीक है ना। -6 करेंगे, -6। ऑप्शन नहीं दिया हुआ, गलती दिया ऑप्शन। -6 करेंगे, ठीक है। -10 में से घटाएंगे -4, तो -6 हो जाएगा। नेक्स्ट है √3 किसके बराबर है? अब बताइए। ये देखिए, ठीक है, √3 का मान किसके बराबर होगा? जल्दी जल्दी। √3 का मान होता है भाई, हाँ, tan 60 का मान, tan 60 का मान √3 होता है। tan 60 का मान देखो √3/2 होता है। cos 60 का मान 1/2 होता है। cosec 60 का मान कितना होता है? 2/√3 होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। यदि द्विघात बहुपद दिया हो तो अल्फा प्लस बीटा निकालना है। बोलिए। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा का मान तो बहुत आसान है ना। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, बहुत सिंपल है कि नहीं? ठीक है जी। ओके, तो अल्फा प्लस बीटा -b/a होता है। b का मान कितना है? -1, और a कौन है? -1 प्लस, तो 1 हो जाएगा, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो वृत्तों के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो तो उसके त्रिज्या का अनुपात क्या होगा? फिर से एक क्वेश्चन आ गया है, चलिए बताइए। ये क्वेश्चन पहले ही बनाए थे, इस बार नहीं, पिछले बार शायद बनाए थे। वृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात दे दिया है, त्रिज्या का अनुपात निकालना है। गजब लड़का यार, एक लड़का 8 में अटका। अरे छोड़ो 8 का यार, आगे बनाओ। तुम 8 के लेके पकड़े हुए हो। 8 का भी कहाँ से होगा बताओ भाई? कहाँ से होगा 8 का भी? गजब लड़का है यार, एक ही कमेंट मारा जा रहा बार बार। यहाँ पे और सब बच्चा झाल बजा रहा है जी, और सारे बच्चे जो हैं वो झाल बजा रहे हैं क्या? वृत्त का क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है और त्रिज्या का अनुपात निकालना बच्चा। तो क्या करेंगे? इसको रूट कर देंगे, ठीक है। 2 और 9 का 3 हो जाएगा, 2:3 हो जाएगा। आगे है, ई कोई घटना हो तो पीई और पीई डैश क्या मान क्या होगा? तो पीई और पीई डैश घटना घटने की प्रायिकता, घटना नहीं घटने की प्रायिकता का मान क्या होता है? 1 होता है। थीटा कोण वाले त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल निकालना है। त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 πr², है ना। आगे बढ़ते हैं। द्विघात समीकरण दिया हुआ है 2x² - 4x + 3 = 0 का विवेचक क्या होगा? बोलिए, विवेचक। विवेचक -8 हो गया, ठीक है। अरे बहुत देर हो गया। तो b² विवेचक कैसे निकालते हैं? डी का मान b² - 4ac। बी का मान कितना है? -4 है भाई, ठीक है ना। ए का मान कितना है? 2 है। सी का मान 3 है। 4 चौक 16, 4 दूना 8, 8 तिया 24, घटाएंगे कितना आ गया? -8, है ना। ऑप्शन नंबर सी हो गया। क्लियर। नेक्स्ट है, कौन परिमेय संख्या है? परिमेय संख्या कौन है?
परिमेय संख्या कौन है बच्चों, बताइए। त्रिज्या का अनुपात सेम होता है भाई, तो क्षेत्रफल का अनुपात दिया हो ना, क्षेत्रफल का अनुपात दिया है, त्रिज्यम तो वर्ग करना। त्रिज्या का अनुपात, व्यास का अनुपात, परिधि का अनुपात सेम होता है। आप समझे नहीं, त्रिज्या व्यास परिधि का अनुपात सेम होगा, लेकिन क्षेत्रफल दिया रहेगा तो वर्गमूल करेंगे। त्रिज्या दिया रहेगा, क्षेत्रफल पूछेगा तो स्क्वायर करेंगे। ठीक है। परिमेय कौन हो जाएगा, देखिए इसका रूट निकल जाएगा, ये पूरा का रूट है, ठीक है, निकल जाएगा। एपी दिया हुआ है, इसका 10वां पद क्या होगा बताइए, इस एपी का 10वां पद क्या होगा। ये तो मेरे ख्याल से इसका आंसर भी आपको याद होगा जी, है ना। इसका आंसर भी याद होगा, 10वां पद क्या, 10वां पद याद होगा ना, कितना होगा बताओ। एपी -3 6 माइनस 10वां पद क्या होगा, 23 का। ठीक है, तो 10वां पद क्या होगा, ए प्लस, ठीक है भाई, n-1 × d। ए का मान कितना हो गया, -3 हो गया। n का मान कितना होगा, 10 -1। d कैसे निकालेंगे, -6 में से 3 घटा देंगे तो -3 हो जाएगा, -3, तो -3 हो गया, 9 तिया 27 माइनस में, तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा, जोड़िएगा, -30 हो जाएगा। बी वाला आ गया -30। चलिए नेक्स्ट है कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से दो स्पर्श रेखा PA PB खींची गई है। तो वृत्त है और बाहरी बिंदु से PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया है, PA और PB स्पर्श रेखा खींचा गया है, ठीक है। PA PB स्पर्श रेखा खींची गई है, PA के बराबर 8 सेंटीमीटर, PA बराबर दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, तो PB की लंबाई क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा PB की लंबाई। इसका आपने पढ़ा है रूल कि अगर वृत्त के बाहरी बिंदु से दो स्पर्श रेखा खींची जाए तो दोनों स्पर्श रेखाओं की लंबाई समान होती है, तो ये 8 है तो ये भी क्या होगा, 8 ही होगा, सिंपल। ठीक है, अगला प्रश्न है, द्विघात समीकरण दिया हुआ है x² + 2x - 3 = 0 के मूलों का योग का मान क्या होगा, मतलब वही अल्फा प्लस बीटा निकालना है। -b/a, b का मान कितना है -2, a का मान 1 यानी कि -2। तो बताइए आप लोग 25 में कितना बनाए मैथ में, मैथ का धुरंधर कौन है, बोलो, मैथ का धुरंधर कौन है अभी, बताइए 25 में 25 कौन कौन बनाए मैथ का धुरंधर स्टूडेंट। ये लड़का बोल रहा सर 8 को सिर्फ बनाइए, ठीक बना के देखते हैं, रुको, बी को बनाने बोल रहा भाई, चलो बना के देखते हैं, इसकी बात को मान लेते हैं। कॉट कॉट π√3 किसका मान है। एक मिनट एक मिनट, हो सकता कुछ कुछ भी हो सकता भाई। कॉट 180/3, 3 छक 18, ठीक से कॉट है ना, ठीक से कॉट 60 डिग्री, कॉट 60 का मान कितना होता है, 1/, काटेंगे ना, 6/√3, तो इसको करेंगे परिमेयकरण, परिमेयकरण करेंगे 6√3/2√3, 2√3 आ रहा भाई, ये 2 बाई दिया हुआ है, 2 बाई चुक गए भाई, ये 2/√3, या तो क्वेश्चन में मिस्टेक है या तो ऑप्शन में मिस्टेक, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन 2√3 दिया होता, ठीक है ना, क्वेश्चन 2√3 दिया होता तब तो बी वाला ऑप्शन ठीक था, है ना। अगर क्वेश्चन 2√3 दिया होता तब तो 2√3 आ गया, लेकिन क्वेश्चन 2/√3 दिया हुआ है, तो ऐसे में हमारा ऑप्शन ही गलत दिख रहा है, ठीक है। और अगर हम बना रहे कॉट को बना रहे देख रहे हैं, कॉट ठीक ठाक बना हुआ है, देख लो ठीक बना हुआ है ना, 3 छक 18, कॉट 60 का मान 1/√3 होता है, तो 3 दूना 6, इधर से काटे, परिमेयकरण कर दे √6 का, तो परिमेयकरण करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, परिमेयकरण कर देंगे, काटेंगे,
हाँ ठीक है, तो 2√3 आ रहा, तो फिर वही दिक्कत हो रहा, ठीक है ना, इसमें ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। चलिए, तो 25 में 25 बहुत सारे बच्चे बना दिए भाई, मैथ का धुरंधर बहुत सारे बच्चे यहाँ पे जी, क्या बात है। तो 25 में 25 ढेर बच्चे बना दिए हैं। हाँ, 25 क्वेश्चन और है, चलो आगे। चरों को आरोही या अवरोही करने में चर का मान क्या होता है, बीच का चर का मान क्या होता है। अगर अवरोही आरोही में अरेंज करते हैं तो बीच का मान को बोलते हैं माध्यिका। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई कितनी होती है। अभी बताए ना, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाई क्या होती है, समान होती है। एक शंकु की ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, शंकु का आयतन क्या होगा। इसको अपने बहुत बार बनाया है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर का मान 6 है, 6 गुना 6, एच कितना है 24 है, 3 8 24 गुना करोगे 288 आएगा, और पाई है 288 पाई, याद है इसका आंसर। नेक्स्ट है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला दे रहा है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर का होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा होता है। कॉस पाई बाई 3, बताइए इसका मान क्या होगा, कॉस पाई बाई 3 का मान क्या होगा। थोड़ा सा हौसला और थोड़ा सा हिम्मत और चाहिए, थोड़ा देर और। कैसे बोलते सर मैराथन क्लास पढ़ाइए, तो मैराथन क्लास 3 4 5 घंटा पढ़ाएंगे तो पता है ना, सब बच्चा कोमा में चल जाएगा, एकदम बेहोश हो जाएगा, इतना देर पढ़ा रहे हैं सर। अभी 1 घंटा सही से नहीं हुआ है तो आप लोग इतना परेशान हो रहे हैं, सर इतना देर हो गया आप छोड़ दीजिए। कैसे मैराथन क्लास पढ़िएगा जी, हम तो यही ताज्जुब करते सोच सोच के। कम से कम जितना बच्चा पढ़ रहा है उतने बच्चा तो स्टेबल रहे, उतनों भी नहीं, सबको नींद आना शुरू हो जाता है। तो आप नींद सोइए, लेकिन सोने का टाइम बनाइए, कि हमको सोना है 11 बजे तक सोना है। अब एग्ज़ाम के टाइम थोड़ा सा मेहनत करना मांगता है भाई, हल्का से जागिए और सुबह उठिए सवेरे, लेकिन सोइए कम से कम 11 बजे 12 बजे, ठीक है। थोड़ा सा त्याग तो करना पड़ेगा ना, थोड़ा सा त्याग कीजिए, एग्जाम का टाइम इसीलिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो कॉस हो जाएगा, पाई का मान 180/3 हो जाएगा, 3 छक 18, कॉस 60, कॉस 60 का मान क्या होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2। नेक्स्ट है जी, संख्या रेखा संख्या दिया हुआ है 0.12, इस पे रेकरिंग है, इसका मान क्या होगा बताइए, P/Q में निकालिए। हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है पढ़ाएंगे, मैराथन क्लास भी आएगा। बताइए इसको कैसे लिखेंगे, P/Q में कैसे लिखेंगे। तो जब भी सवाल आए तब मैं ट्रिक बताया हूँ। पहले बाबू पॉइंट को और रेकरिंग को भूल जाओ, क्या लिखा हुआ है 0 1 2, ठीक है, जो लिखा रहेगा आपको ही लिख देना है। पॉइंट रेकरिंग को छोड़ दीजिए, जैसे जो लिखा हुआ है, अगर पॉइंट रेकरिंग को हटा देंगे तो ये बचेगा, लिख देंगे। उसके बाद घटाएंगे, किसको घटाएंगे, रेकरिंग के पहले जो है सब घटा देंगे। तो रेकरिंग के पहले कौन कौन है, 0 है और 1 है, ठीक है। बटा, बटा में क्या करना है, पॉइंट के बाद एक अंक पर रेकरिंग है तो एक बार लिखेंगे 9, इस पर रेकरिंग नहीं है तो इसके बदले लिखेंगे 0। अब 12 में से एक घटेगा क्या होगा, 11/9, 90, 11/9। सिंपल सा आंसर आ गया, वेरी गुड आंसर। किसका गलती हुआ देख लो भाई। ओके, तो गोले के आयतन का अनुपात दिया हो, उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा बताइए। गोले के आयतन का अनुपात दिया है तो क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। इसमें बहुत सा बच्चा गलती करने वाला है, मुझे मालूम है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बताओ, फटाफट फटाफट। आयतन का अनुपात दिया हो तो क्या होगा, आयतन गोले का आयतन क्या होता है, याद है फॉर्मूला, 4/3 पाई आर क्यूब होता है, आर क्यूब। यहाँ पे आर का ही खेला है, ठीक है ना, आर का खेला है। इसका आंसर बहुत सारे बच्चों का गलती आने वाला, बहुत सारे बच्चे गलती इसका आंसर देंगे। अब तक जो आंसर दिए हैं, हाँ बहुत सा गलती आ गया आंसर। बताइए क्या होगा आंसर, बताइए। तो हम अगर अनुपात दिया हुआ है तो पहले त्रिज्या का अनुपात निकालेंगे, तो ये क्यूब है तो घनमूल बन जाएगा, 8 का घनमूल निकालेंगे और 27 का घनमूल निकालेंगे। जब यहाँ पे त्रिज्या देखो, आयतन बोला ना, आयतन का अनुपात दिया हुआ तो आयतन में होता है 4/3 पाई आर क्यू, आर क्यू यानी कि घनमूल निकालना है, तो 2 और 3 हो जाएगा। लेकिन सवाल हमको त्रिज्या नहीं बोल रहा है, सवाल त्रिज्या का अनुपात नहीं पूछ रहा है, सवाल बोला क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है,
4 पाई आर स्क्वायर होता है, आर स्क्वायर, ये आर का अनुपात निकला। अब आर स्क्वायर का अनुपात निकालेंगे तो 2 का अनुपात और 3 का अनुपात, 2 का अनुपात 4, 3 का 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, 4:9। देखिए आया। भूख लग गई है, चलो लेइए बिस्किट वगैरह खाइए। यदि n एक प्राकृत संख्या है तो रूट n क्या होगा? रूट n में n के जगह पे प्राकृत संख्या भी आ सकता है और अपरिमेय संख्या भी आ सकता है। ये बताइए इसका घात क्या होगा? घात, सबसे बड़ा पावर कौन है? y3 है ना, सबसे बड़ा पावर को घात बोलेंगे। द्विघात बहुपद दिया हुआ है, इसमें अल्फा प्लस बीटा का मान 2 है, अल्फा इंटू बीटा का मान 15 है, -15। क्या होता फॉर्मूला? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है द्विघात बहुपद का। अल्फा प्लस बीटा कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है, और ये दिया -15, तो -15 हो जाएगा। ये क्वेश्चन बहुत बदलता है, -2x -15। ठीक है, नेक्स्ट है, किसी वृत्त एक व्यास के दोनों किनारों से खींची गई स्पर्श रेखा क्या होती है? 36। थोड़ा सा दम लगाइए, थोड़ा देर और, थोड़ा देर और। हाँ, इंटरनेट प्रॉब्लम हो रहा है क्या जी? थोड़ा देर और। बोलता है वृत्त के व्यास, कोई वृत्त है और इसका मान लेते ये व्यास है ना, वृत्त है, इसका क्या? ये व्यास है। तो बोलता है वृत्त के व्यास के दोनों किनारों से, एक किनारा यहाँ एक किनारा यहाँ, अगर दोनों किनारों से खींचेंगे स्पर्श रेखा, तो बोलता कि स्पर्श रेखा जो खींचें तो क्या होगा? स्पर्श रेखा क्या होगा? समांतर होगा। क्या होगा बच्चों? समांतर। वेरी गुड। आगे है, संख्या रेखा पर जो प्रत्येक बिंदु दर्शाते हैं वो क्या होते हैं? एक प्रकार का वास्तविक संख्या होते हैं। ठीक है, कौन भिन्न दशमलव प्रसार में शांत है? शांत कौन होगा बताइए, इनमें शांत कौन है? मैथ में दिमाग खिचड़ी हो जाता है। कैसे खिचड़ी हो जाता है भाई? हमको लगता है कि मैथ तो दिमाग को ठंडा अच्छा कर देता है, मैथ तो दिमाग को और तेज करता है, दिमाग को रिलैक्स देता है। हाँ, नहीं बनेगा तो दिक्कत है ना। अगर मैथ क्वेश्चन आपसे नहीं बन रहा तो दिक्कत है, लेकिन अगर मैथ बन गया तो भाई मत पूछो, फिर तो मज़ा ही मज़ा है, बहुत मज़ा आएगा। कभी देखें ऐसा कोई क्वेश्चन बना रहे हैं और खुद से बन गया, इतनी खुशी ना जाने कितनी खुशी मिलती है, बहुत खुशी मिलती है ना जब खुद से कोई क्वेश्चन बना लेते हैं तो मैथ से खुशी मिलती है। देखिए आंसर क्या आ रहा? शांत। ये शांत कभी नहीं होगा भाई, शांत होगा सी वाला। कैसे होगा सर? 3/15, 15 तोड़ेंगे, 3 × 5 = 15, 3 दिन कट जाएगा, 1/5। ऑप्शन नंबर सी है जी। बहुत सारे बच्चे का कुछ और आंसर आ रहा। नेक्स्ट है, कौन पूर्ण वर्ग? बताइए पूर्ण वर्ग कौन है? पूर्ण वर्ग मतलब तो पूरा पूरी वर्ग है, यानी कि जैसे समझिए कि जैसे 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4, तो 4 पूर्ण वर्ग है। ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9, तो 9 पूर्ण वर्ग है। 6 पूर्ण वर्ग नहीं है, 5, 6, 7, 8 नहीं है, 9 है, फिर 16 है। ऐसे बताइए कौन पूर्ण वर्ग है इसमें से? 1600। सही बात है भाई, 1600 पूर्ण वर्ग है, क्योंकि 1600 देखिए 16 का 4 होगा, इसका 10 होगा, यानी कि 40 का स्क्वायर है 1600। ठीक है ना। नेक्स्ट है, समीकरण दिया हुआ है, कैसे दिया है? 3√3x² + 10x + √3 का विवेचक याद करें। मैथ को देखकर तो लोग कोमा में चल जाते हैं ना जी, ऐसा मत बोलिए। मैथ अब कोमा में ही जब मैथ बन जाएगा ना तो कोमा से बाहर में निकल जाइएगा। ठीक है, तो विवेचक क्या होता है? d = b² - 4ac होता है। b का मान कितना है? 10 है, 4, a का मान 3√3 हो गया, c का मान √3 हो गया, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा। 4 तिया, देखो 4 तिया 12 और √3 × √3 3 होगा। ठीक है, 12 तिया 36, तो कितना हो गया? 64 हो गया। कितना हो गया? 64 हो गया, 64। अगला क्वेश्चन बनाते हैं कि रैखिक समीकरण दिया हुआ है a1 b1 c1 a2 b2 c2 का कितना हल होगा? a1/a2 निकालेंगे, a1 है 1, a2 है 2, b1/b2, b1 है 2, b2 है 12, 2 छक 12, देखिए बराबर नहीं हुआ जी। a1/a2 1/2 आया, b1/b2 1/6 आया, तो बराबर नहीं होगा तो बोलेंगे एक हल होगा। पहली बार में जो बराबर नहीं हुआ तो एक हल होगा। ठीक है,
एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा √2 है, तो बताइए इसकी ऊंचाई कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? ठीक है, एक हल। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई कितनी होगी? समबाहु त्रिभुज आपके एग्जाम में सवाल आता है भाई, ऊंचाई का और क्षेत्रफल निकालने का। तो समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला पता है आपको? √3/2 गुना भुजा, ये है इसका फॉर्मूला। समबाहु त्रिभुज का फॉर्मूला है √3/2 गुना भुजा, ठीक है ना। तो √3 हो गया, /2 हो गया, भुजा कितना है? 2a है, 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा? √3a, √3a। ऑप्शन नंबर बी हो गया। देखिए इसमें बच्चा गड़बड़ा रहे हैं, बहुत सारे बच्चा, ध्यान से देख लीजिए, इसको एग्जाम में आता है, ठीक है। वृत्त की परिधि और व्यास का अनुपात कितना होता है? वृत्त की परिधि, कोई वृत्त ले लीजिए, उसकी परिधि निकालिए और उसका व्यास निकालिए। वृत्त की परिधि क्या होता है? फॉर्मूला लिखिए ना, परिधि 2πr। व्यास को क्या लिखते हैं? d लिखते हैं। इसमें कोई रिलेशन बनेगा? तो हम थोड़ा सा दिमाग और लगा लेंगे कि d को हम 2r भी कहते हैं, है ना जी, d को 2r भी कहते हैं। अब यहाँ से हम जब दिमाग लगाएं तो ये हमारा दिमाग सक्सेसफुल हो गया। यहाँ पे पाई से पाई बच गया, यहाँ पे 1 बच गया, पाई अनुपात 1 हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे दोनों ऑप्शन है यार, 1 भी, अच्छा गलती से लिखा गया हुआ है तो दो ऑप्शन दिख रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है कि किसी वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है 16√2, तो इसका वर्ग की लंबाई क्या होगा? वर्ग की भुजा की लंबाई, मतलब भुजा का निकालना है। नेटवर्क इशू है? वर्ग की भुजा की लंबाई, अच्छा वर्ग का विकर्ण का सूत्र क्या होता है? वर्ग का विकर्ण दिया है 16√2, वर्ग का विकर्ण का फॉर्मूला होता है √2 गुना भुजा, √2 गुना भुजा 16√2, सही बात है। तो यहाँ पे देख लीजिए भाई, √2 कट जाएगा, एक का मान कितना हो गया? 16, है ना। वेरी गुड, चलिए ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था बच्चों। 3 लगातार प्राकृत संख्याओं का माध्य क्या होगा? 3 लगातार, 1 + 2 + 3, जोड़ दीजिए 3, 6/3 कितना हो गया? 2 हो जाएगा, है ना। 3 2 5 1 6/3, 2 हो जाएगा ना। नेक्स्ट, किसी असीमित बंटन का माध्य और माध्यिका यहाँ पे दिया हुआ है, तो बहुलक का मान कितना होगा? ये भी आपने बनाया है तो शायद जहन में होगा, देखिए ठीक है जी, बताइए क्या होगा बहुलक का मान? 44 का गलत है, अरे 44 का कहाँ से गलत आ जाएगा? ठीक तो है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा, ठीक तो है, √2 गुना भुजा, √2 कट गया, एकदम सही भाई। भुजा की लंबाई तो पूछ रहा है। वर्ग का विकर्ण क्या होता है? √2 गुना भुजा होता है। देखिए 30:1 याद था इसका आंसर ना, इसलिए मार दिया आंसर 30:1। तो देखिए बहुलक का फॉर्मूला होता है बच्चों, बहुलक का फॉर्मूला होता है 3 गुना माध्यक -2 गुना माध्य, है ना। माध्यक देखो ई माध्य है, देखो ध्यान से, पहले माध्य दिया हुआ है फिर माध्यक दिया हुआ है, तो माध्यक 27.9 है और ये 26.8 है, 2 गुना 26.8, 27 के साथ बचा 2, 27 2, 23 के 3 बचा 2, 3 2 6 2 8, और 8 2 16 6 बचा 1, 6 2 12 3 बचा 1, 2 4 1 5, 7 में 6 कटेगा 1, 3 में से 3 गया 0, 8 में से 5 30, 30.1 क्या हो जाएगा? 30.1, है ना, 30 नेक्स्ट है जी, किसी वृत्त की परिधि पर का कोण, केंद्र पर का कोण का कितना होता है? देखिए क्वेश्चन समझ रहे हैं, किसी वृत्त का परिधि पर का कोण, ऐसे ये डायग्राम बना हुआ है ऐसे, ये थ्योरम है 9 क्लास का, कि परिधि पर का कोण केंद्र पर का कोण कितना होता है? अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होता है। अब सवाल बोला गया परिधि पर का कोण केंद्र पर के कोण का कितना होता है? ये कोण इसका कितना है? तो ये 2 थीटा, ये थीटा, तो इसका तो आधा है, तो क्या हो जाएगा? आधा।
अगर बोलता केंद्र का कोण परिधि का तो दुगना होता। सवाल परिधि पर का कोण के बारे में पूछ रहा कि परिधि का कोण केंद्र का कोण का कितना है, तो आधा है। तो ये थीटा, ये रूल होता है। अगर ऐसा डायग्राम दे दे बनाने के लिए आपको, बोले यहाँ पे 60 डिग्री तो ये निकालिए, तो 120 डायरेक्ट हो जाएगा। ये रूल आपको याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट बच्चों, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर काय बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींची गई है 4 सेंटीमीटर। तो ए से केंद्र की दूरी निकालना है। एक वृत्त है और बोला गया है क्या, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। किसी बाह्य बिंदु ए से स्पर्श रेखा खींची गई है। एक स्पर्श रेखा खींची गई ए से, कितना, 4 सेंटीमीटर। तो बोलता केंद्र से, ए से केंद्र की दूरी, ए से केंद्र की दूरी, केंद्र माने सी है, दूरी निकालना। ये त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। तो आपको मालूम है बच्चों, आपने पढ़ा एक नियम कि जब भी कोई वृत्त होगा और उस पर जब स्पर्श रेखा जाता है, तो ये अगर त्रिज्या अगर ऐसे हम डाल दें तो यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान से, स्पर्श रेखा ऐसे जा रहा है और त्रिज्या डाला हुआ है, तो यहाँ पे कितना एंगल बनेगा, 90 का एंगल बनेगा। और आपको मालूम है कि 90 के सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। तो ये कर्ण हो गया। ये माने लंब है, आधार है, तो कर्ण कैसे निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी 5। बड़ा फास्ट आंसर दीजिए। एक उदग्र स्तंभ की ऊंचाई दिया है 7√3, छाया की लंबाई दे दिया है। स्तंभ है 7√3, छाया है 21 मीटर। तो निकालना है उन्नयन कोण। क्या निकालना है, उन्नयन कोण। लंब बटे आधार 10 में निकालिएगा, 10 थीटा बराबर, लंब है √3, आधार है 21, काटिए इसको, 21 tan थीटा बराबर √3/3। यहाँ से भी काट सकते हैं आप, काटिएगा तो आएगा √3। tan थीटा बराबर हो गया 1/√3, और 1/√3 होता किसके बराबर है, tan 30 के बराबर। tan 30 डिग्री भाई, 60 डिग्री नहीं। यहाँ पे चाहो तो √3 को आप परिमीकरण भी कर सकते हो, ठीक है। और ये रहा आपका आखिरी सवाल। आखिरी सवाल में जो पहले आंसर देगा उसका नाम लिखेंगे। बहुत दिन से नाम नहीं लिखे आप लोग को बोर्ड पे। चलो रेडी हो, पहले बताओ सारे बच्चे, सारे बच्चे यस पहले कमेंट करना कि आर यू रेडी। आखिरी क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे बोर्ड पे, ठीक है। खड़े खड़े देखो पैर दर्द हो गया। आखिरी क्वेश्चन देखता हूँ सबसे पहले किसका आंसर आता है। आ जाएगा, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे गर्दा उड़ा देंगे। धुरंधर कौन है भाई मैथ का, मैथ का धुरंधर कितने बच्चे यहाँ पे हैं। चलिए, तो मेरे पास मेरे मोबाइल में जिसका पहले आंसर आएगा उसी का नाम लिखेंगे, ठीक है ना। आप लोग मतलब चिल्लाइएगा नहीं सर कि हम पहले कमेंट किए, हम पहले कमेंट किए, परेशान मत होइएगा। हमको मालूम है सब बच्चा बना लेगा, लेकिन पहले ही जिसका आंसर आएगा मेरे मोबाइल में उसका नाम लिखेंगे, ठीक है। और आगे पीछे कमेंट होता है नेटवर्क की वजह से, लेकिन मेरे पास जिसका आएगा उसी का नाम लिखेंगे। आर यू लकी। चलो 1 2 3 4 रेडी, 5 6 7 8 9 9:30 10। पढ़िए खुद से और खुद से आंसर दीजिए, खुद से पढ़िए, खुद से आंसर दीजिए। ये रुकिए सर, काहे बोल रहा भाई, तुमको वॉशरूम वॉशरूम जाना है का जी। तो आंसर आना शुरू हो गया। ए बी सी पहले कैसे आ गया भाई, अब ये सब यस सर कर ही रहा है, तो ए बी सी अपना मन से आंसर लगा रहे का जी। तो मेरे पास सबसे पहले जो आंसर आया है सबसे पहले जो आंसर आया मेरे पास वो है गुलफ्सा। उसके पास मेरे पास आंसर आया है सना फातिमा। लड़का लोग दिख नहीं रहा भाई। अतहर
शहंशाह, शहंशाह, शहंशाह बेगम, मुकर्रम, मुकर्रम इससे पहले आया, मुकर्रम। तो आंसर हो जाएगा 512। ठीक है, चलिए 512 सबका आ गया। हाँ, तो अबरी ऐसा काम करेंगे ना, ऑप्शन ही नहीं देंगे लास्ट वाला में। हम अभी शुरू ही किए नहीं और ए बी सी आना शुरू हो गया था पहले से। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, सारे बच्चे का आंसर आ रहा है 512। देखिए होता क्या बच्चों कि आपको निकालना है कितने गोले बनाए जा सकते हैं। तो सिंपल है भाई कि 8 सेंटीमीटर गोले का आयतन निकालिए, 1 सेंटीमीटर गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन का फॉर्मूला आर क्यूब, तो आर कितना हो जाएगा 8 गुना 8 गुना 8। और 1 सेंटीमीटर वाला भी गोला बनेगा तो 4/3 पाई 1 गुना 1 गुना 1 होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 4/3 पाई पाई कट गया, 8 8 64 8 512। ठीक है, चलिए वेरी गुड। नेटवर्क इश्यू हो गया, चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सबका आंसर आ गया 512 आ गया ना। चलिए तो एक होमवर्क का आंसर दे दीजिएगा आप लोग कमेंट बॉक्स में, वीडियो ही ब्लास्ट होने वाला है। एक होमवर्क का आंसर, एक होमवर्क दे रहा हूँ, इसका आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे नहीं, वीडियो के लास्ट होने के बाद फिर मैं देखूंगा किसका पहले कमेंट आता है। वीडियो ख़त्म हो जाएगा उसके बाद आप लोग आंसर दीजिएगा, फिर से वीडियो चालू करके। ठीक है ना, तो मैं देखता हूँ किसका पहले आंसर आता है। तो क्वेश्चन ऐसा है कुछ कि दो वृत्त है दो वृत्त है जो स्पर्श नहीं कर रहा। ठीक है ना, दो वृत्त जो स्पर्श नहीं कर रहा, तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेंगे, कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। अगर दो वृत्त आपस में स्पर्श नहीं कर रहा तो कितने उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा बनेंगे। हाँ, मुझे मालूम है बहुत सारे बच्चों को इसका आंसर पता होगा, बहुत सारे बच्चों ने शायद ये टॉपिक नहीं भी पढ़ा होगा वृत्त वाला। तो आप लोग यहाँ पे कमेंट नहीं, लाइव कटने के बाद देखता हूँ किसका पहले कमेंट आता है लाइव काटने के बाद। ठीक है, कमेंट जरूर करना। ओके।